हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। यानी कि हिंदी में इस चैप्टर का नाम क्या है? वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है? देखिए, सिंपली अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेस्ट की और साथ में फॉरेस्ट सोसाइटी की। मतलब कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनकी बात करने वाले हैं, फॉरेस्ट की बात करने वाले हैं, और साथ में इनके ऊपर हम फोकस करेंगे कॉलोनियलिज्म के पीरियड के दौरान। यानी कि जब इंडिया में कॉलोनियल शासन था, अंग्रेजों के शासन था, उस समय में यहां पर क्या हुआ फॉरेस्ट के साथ और साथ साथ फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के साथ। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, समझते हैं। यहां पर क्या कह रहा है चैप्टर की शुरुआत में? बेसिक सा बात कर रहा है कि भाई देखो, जंगल होता है, फॉरेस्ट होते हैं, और फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? तो भाई यहां पर हमारे आसपास अगर तुम देखो, जैसे तुम अपने स्कूल में देखो या फिर स्कूल के आसपास देखो, घर के आसपास देखो, तुमको फॉरेस्ट से मिलने वाली बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। जैसे कि तुम जो पेपर यूज करते हो स्टडी के लिए, जो किताबें तुम्हारी हैं छपी हुई, या फिर जो टेबल है या चेयर है जो कि लकड़ियों की बनी हुई होती है, वो लकड़ियां कहां से आती हैं? भाई आता है फॉरेस्ट से। इसी प्रकार से तुम जो क्लॉथ्स पहनते हो, या फिर स्पाइसेस हैं, या फिर सेलोफेन रैपर है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कि जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फॉरेस्ट से हमें बहुत तरह तरह की चीजें प्राप्त होती हैं। और अगर आप लोग देखो तो हमारे दुनिया में अगर हम दुनिया चला पा रहे हैं तो उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेस्ट का। जैसे सबसे एक अच्छा एग्जांपल है कि जो तुम अपने आसपास गाड़ियां देखते हो, उन गाड़ियों में जो टायर होता है, वो टायर बनता है रबर का। और वो रबर कहां से आता है भाई? वो रबर आता है फॉरेस्ट से। ये रबर केवल गायब हो जाए ना तो तुम्हारी दुनिया में गाड़ियां नहीं चलने पाएंगी, क्योंकि टायर ही प्रेजेंट नहीं होगा। इसी प्रकार से बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए जो हमको मेडिसिन मिलता है वो भी फॉरेस्ट से मिलता है। तो भाई फॉरेस्ट के बारे में सिंपली समझ लो कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब के अलावा एक बेसिक चीज जो हम सभी को चाहिए, जो कि हमें फॉरेस्ट देता है, वो क्या है भाई? वो है हमारा ऑक्सीजन। मतलब यहां पर देखो, तुम और हम जिंदा हैं, हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो हमारी दुनिया में ये जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ हैं, वो इतने ज्यादा, इतनी बड़ी संख्या में जो जानवर हैं उनके CO2 को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो भाई फॉरेस्ट के बारे में, उनके मामले में ये चीज समझ लो कि फॉरेस्ट का होना बहुत ही जरूरी है, और फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस भी तरीके से तुम सोच लो, चाहे वो मेडिसिन के मामले में हो, या फिर हमारे लिए ऑक्सीजन की बात हो, या फिर बारिश करवाने में भी उनका रोल होता है, या फिर हमारे डेली लाइफ को चलाने के लिए भी फॉरेस्ट की बहुत आवश्यकता होती है। अब यहां पर देखो, तो यहां पर आप सबको पता होगा कि भाई हम आज के समय में ऐसी स्थिति में हैं जहां पर हमको हमेशा प्रेरित किया जाता है, बताया जाता है कि हमें पेड़ बचाना चाहिए। पेड़ जो हैं, जंगल जो हैं, उनको बचाना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। ये सब चीजें हम लोग सीखते आ रहे हैं, आपको भी स्कूल में ये चीजें बताई जा रही होंगी। लेकिन आपको यहां पर यह जानना होगा कि भाई देखो, ये जो हमारे आसपास जंगल हैं, जो कि घने घने जंगल हैं, जहां पर बहुत प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं, वो जंगल जो हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। उनमें बहुत जो प्रजातियां हैं वो गायब हो रही हैं। और यहां पर उसी प्रक्रिया के बारे में, उसी प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 1700 से लेकर 1995 तक अगर हम लोग देखें तो पूरी दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर जंगलों को काटा गया है, पेड़ों को काटा गया है। बहुत बड़े इलाके में पहले जंगल हुआ करते थे, उनको साफ कर दिया गया है, हटा दिया गया है। जैसे यहां पर बताया गया है 1700 से 1995 के बीच में 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना? 1 करोड़
1,40,00,000, 1,40,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। सोच सकते हो कितना है। तो भाई रियलिटी में समझो कि इंडिया का साइज कितना है। इंडिया का साइज है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यहां पर हम लोग कितना बात कर रहे हैं, 13.9 मिलियन, मतलब कितना, इंडिया से करीब 4 गुना। समझ रहे हो। तो इंडिया जितना बड़ा देश है उससे 4 गुना बड़े इलाके से जंगल साफ कर दिए गए हैं और यहां पर क्लियर कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। जो दुनिया है, दुनिया का 9.3% जमीन पर जंगल हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। समझ गए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ही बड़ा है और इस चीज को समझना जरूरी है कि भाई ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज मतलब डायरेक्टली हम लोग खुद को ब्लेम नहीं कर सकते उतना, क्योंकि यहां पर हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान, यानी जब इंडिया गुलाम था, उस समय में बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जंगलों को क्लियर किया गया था, साफ किया गया था। अब यहां पर यही चीज हम लोग टॉपिक को समझने वाले हैं कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं कि पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन क्यों काटा जा रहा है। यहां पर टॉपिक क्या है, वाई डिफॉरेस्टेशन। तो भाई डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है। फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल को साफ करने के प्रोसेस को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। कि भाई जंगल था, जंगल को काट करके क्लीन कर दिया, फॉरेस्ट को हटा दिया, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। यही चीज कहता है कि द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन। मतलब कि जंगलों के गायब होने या फिर जंगलों के काटने के प्रोसेस को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब यहां पर देखिए डिफॉरेस्टेशन की बात हम लोग कर रहे हैं और मैंने अभी तुरंत क्या कहा कि हम लोग अंग्रेजों के पीरियड की बात करने वाले हैं कि जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन हो गया, उस समय में जंगल बहुत ज्यादा काटे गए। तो उस प्रोसेस को हम समझने वाले हैं, उस इवेंट को हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा, मन में क्लियर रखना होगा कि ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों के आने के बाद जंगलों की कटाई शुरू हुई थी। नहीं, अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारे देश में या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में जंगलों की कटाई होती थी। लेकिन यहां पर बात यह है कि पहले के जमाने में जो जंगलों की कटाई होती थी वो थोड़ी मोड़ी इधर उधर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हो जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज आने के बाद उन्होंने पूरा एक सिस्टम तैयार किया और बहुत बड़े बड़े स्तर पर मशीन लगा करके, ट्रेन के लाइंस बिछा करके, हाथियों को लगाकर, आदमियों को नौकरी पर रख करके जंगलों की कटाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से इतने बड़े स्तर पर जंगलों को इंडिया में साफ किया गया था। समझ गए। तो यहां पर हम लोग अब क्या समझने वाले हैं कि ये जो जंगल काटे गए, ये जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, ये आखिर क्यों हुआ, क्या कारण थे। तो यहां पर पहला टॉपिक बोलता है, पहला कारण क्या बोलता है, लैंड टू बी इंप्रूव्ड। यहां पर क्या है, टॉपिक नंबर 1.1, लैंड टू बी इंप्रूव्ड। ठीक है। अब देखिए यहां पर बात किस चीज की कर रहा है, 1600, मतलब कि आज से 424 साल पहले की बात कर रहा है। 1600 में अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो टोटल जमीन है, इंडिया का जो टोटल जमीन है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जमीन है, या फिर 32,87,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर है। इस जमीन में से 1/6 जमीन पर कल्टीवेशन होता था, मतलब 1/6 जमीन पर कल्टीवेशन होता था। लेकिन अगर हम लोग देखें आज के समय में, तो आज के समय में इंडिया में जितनी भी जमीन है उसकी आधी जमीन पर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं। समझ रहे हो कि भाई एक समय ऐसा था जब डिवाइडेड बाई 6 यानी कि करीब इंडिया के 16.6% जमीन पर खेती होती थी। आज इंडिया के 50% जमीन पर खेती होता है। तो भाई बाकी जो इतना ज्यादा इलाके में हमने खेती को बढ़ा दिया है वो कैसे हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि इन इलाकों में पहले जंगल हुआ करते थे, उन जंगलों को हमने काट दिया, उन जंगलों को साफ कर दिया और वहां पर हमने खेती करना शुरू कर दिया।
समझ गए? तो यहां पर यही चीज कहता है कि एज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड ओवर द सेंचुरीज एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप, पेजेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन, क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड। यहां पर क्या करने लगे? जैसे जैसे हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ा तो लोगों की जो जरूरत थी फूड की वो भी बढ़ती गई, वैसे वैसे किसानों ने या फिर सरकारों ने ये ट्राई किया कि जो जंगल हैं उनको हम काटते हैं और जंगल काट करके जो जमीन है उसका हम लोग खेती में उपयोग करेंगे और खेती करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाएंगे। अब यहां पर कहता है कि इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर वैरायटी ऑफ रीजन्स। उसके बाद फिर आते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों के आने के बाद यह प्रोसेस भी बहुत स्पीड अप हो गया। बहुत बड़े स्तर पर जंगलों को काटा गया, जंगलों को काट करके वहां पर खेती शुरू की गई। तो आखिर यहां पर सवाल उठता है कि अंग्रेज आखिर इतना खेती बढ़ाने में क्यों ध्यान दे रहे थे, इतना वो जंगलों को काट कर खेती क्यों बढ़ाना चाहते थे? तो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, स्टेट द रीजंस व्हाई कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड या फिर कॉलोनियल पीरियड, यानी अंग्रेजों के शासन काल के दौरान कल्टीवेशन रैपिडली क्यों एक्सपेंड किया। तो उसके कारण यहां पर समझते हैं। पहला कारण क्या बोलता है? पहला कारण यहां पर बोलता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉमर्शियल क्रॉप्स का एग्रीकल्चर इनकरेज करना चाहते थे। कॉमर्शियल क्रॉप्स कहने का मतलब क्या? जैसे कि आपके जो जूट होते हैं, सुगर होता है, वीट होता है, कॉटन होता है, ये जो क्रॉप्स है ये कॉमर्शियल क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। कॉमर्शियल क्रॉप का क्या मतलब है? मतलब वैसे क्रॉप्स जिनकी यूरोप में बहुत डिमांड है और ब्रिटिशर्स जो हैं यहां पर उन क्रॉप्स को उगा करके, इंडिया में इन क्रॉप्स को उगा करके ले जाएंगे यूरोप में और वहां पर बेचेंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे, फायदा कमाएंगे। तो वैसे क्रॉप्स थे जिनसे कि प्रॉफिट ब्रिटिशर्स कमा सकते थे, उनको कॉमर्शियल क्रॉप कहा जा रहा था। ठीक है, और ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब यहां पर क्या था कि भाई यूरोप में इन क्रॉप्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी 19th सेंचुरी में, और वहां पर भाई उतना ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, लैंड लिमिटेड था। तो ब्रिटिशर्स ने यहां पर उनका कल्टीवेशन प्रमोट किया और साथ में यहां पर उनको लगा कि भाई सस्ता में उगाएंगे, इन लोगों से उगा करके ले जा करके वहां पर हम लोग बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यूरोप में फूड ग्रेन्स की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। वहां पर जो पॉपुलेशन थी, जनता थी, उनको खिलाने के लिए भारी मात्रा में अनाज की भी आवश्यकता थी। इसलिए भी इन क्रॉप्स के ऊपर फोकस किया गया, ग्रेन्स वगैरह के ऊपर फोकस किया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे एग्जाम्पल के लिए जो कॉटन है या फिर जो जूट है, इनका उपयोग खाने में तो नहीं था, इनका उपयोग कहां होता था? इनका उपयोग इंडस्ट्रीज में होता था। तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़े स्तर पर ग्रो कर रही थी। उन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए भी यहां पर क्या किया गया? यहां पर खेती को बढ़ाया गया, खेती को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इसके बाद अगला कारण क्या होता है? पहला कारण तो हम लोग समझ गए कि भाई खेती को क्यों बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वो कॉमर्शियल क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि यूरोप में डिमांड थी। ठीक है, दूसरा कारण क्या बोलता है? दूसरा यहां पर कॉज क्या है? इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट फॉरेस्ट वेयर अनप्रोडक्टिव। क्या हुआ भाई? अर्ली 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसको लगता था यार जंगल बेकार चीज है, जंगल से हमको कोई फायदा नहीं होता है, जंगल से हमको कुछ मिलता नहीं है, तो भाई क्या करो, ये जंगल को साफ कर दो। जब इससे कुछ फायदा नहीं है, इससे कुछ मिलता नहीं है, तो क्या करो, इस जंगल को साफ कर दो और जंगल को साफ करके यहां पर कल्टीवेशन करना शुरू कर दो, ताकि हमको कल्टीवेशन से फायदा हो सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जनरेट किया जा सके, जिससे कि हम लोगों को रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स मिलेगा और साथ में सरकार की इनकम बढ़ेगी। तो एग्जाम्पल के लिए बताता है कि 1880 से 1920 के बीच में 6.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन को साफ किया गया, जंगल हटाए गए और वहां पर खेती शुरू कर दी गई। ठीक है,
अब यहां पर आगे कहता है कि वी ऑलवेज सी द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट फॉर लैंड टू बी ब्राउट अंडर द प्लाउ फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड। मतलब अगर तुम देखो तो पिछले 1000, 2000, 4000 सालों से जो कल्टीवेशन है उसको एक तरीके से हम ऐसा मान सकते हैं कि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रहा है। लोगों के कमाने का या फिर लोगों को अपनी जरूरतें पूरे करने का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा है? कल्टीवेशन रहा है। ठीक है, तो कल्टीवेशन को बहुत अच्छा माना जाता है कि भाई जितना ज्यादा कल्टीवेशन होगा उतना अच्छा है, जिस देश में जिस राज्य में जितना कल्टीवेशन होगा उतना अच्छा है, इसको प्रोग्रेस के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? हमको ज्यादा जमीन चाहिए। ज्यादा जमीन कहां से आ रहा है? जंगलों को काट करके आ रहा है, जंगलों को क्लियर करके आ रहा है। तो यहां पर हम डायरेक्टली रिलेट करने पा रहे हैं कि जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ा इंडिया में, वैसे वैसे जंगल काटे गए, वैसे वैसे जंगल कम होते गए। अब यहां पर दूसरा हमारा कारण है कि भाई क्यों जंगल काटे जा रहे थे इंडिया में, तो दूसरा यहां पर पॉइंट आता है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक मतलब क्या? स्लीपर मतलब क्या होता है? ट्रैक मतलब कौन सा ट्रैक? रेलवे ट्रैक की बात कर रहा है। और रेलवे ट्रैक में स्लीपर क्या होता है भाई? तो जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो भाई, रेलवे पटरी होता है। रेलवे पटरी में इस प्रकार के तुमको स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसके ऊपर यह पटरी बिछाई जाती है, तो यही होता है हमारा स्लीपर। अब यहां पर बात यह है कि जब शुरुआत में रेलवे आया था तो उस समय में ये जो स्लीपर्स होते थे ये लकड़ियों के बनते थे। उस समय में कंक्रीट का या फिर लोहे का नहीं बनता था। तो इन स्लीपर्स को बनाने के लिए भी बड़े स्तर पर जंगल काटे जाते थे। जंगल काट करके लकड़ियों को साफ करके ये स्लीपर तैयार किए जाते थे जिसके ऊपर रेलवे ट्रैक बिछाया जाता था। तो इन रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए भी इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर जंगल काटे गए थे। इसके साथ साथ जो जहाज होते थे, पानी जहाज, उसको बनाने के लिए भी इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर जंगल काटे गए थे। तो यहां पर आइए इसको जरा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, क्या यहां पर कह रहा है? देखिए यहां पर एक तस्वीर है, जंगलों को साफ करते हुए लोग क्या कर रहे हैं? जंगल को काट रहे हैं, लकड़ियां यहां पर निकाल रहे हैं ताकि यहां से जो स्लीपर्स हैं वो तैयार किए जा सके। ठीक है, ये आपको सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहां का तस्वीर है। 1897 का यह तस्वीर है। ठीक है, अब यहां पर यही चीज देखते हैं। यहां पर क्या बोलता है? बोलता है कि बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वेयर डिसअपियरिंग। अर्ली 19th सेंचुरी में यानी 1820, 1810, 1815 के आसपास का समय है। उस समय में यह देखा गया ब्रिटेन में कि ब्रिटेन में ओक फॉरेस्ट यानी जो ओक ट्री होता है उसके जो जंगल है वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब यह चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि ओक फॉरेस्ट से मिलता था अच्छी क्वालिटी का टिम्बर जिससे बनाए जाते थे नेवी के शिप। ब्रिटिश सरकार की जो नेवी थी उसके शिप्स बनाए जाते थे। अब भाई देखो, ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका पूरे दुनिया पर कंट्रोल है, इंडिया पर कंट्रोल है, अफ्रीका के बहुत सारे देशों पर कंट्रोल है, बहुत सारे इलाकों पर कंट्रोल है। तो सभी देशों तक ब्रिटिश सरकार के सैनिक या फिर लोग कैसे पहुंचते हैं? जहाजों से पहुंचते हैं, शिप से पहुंचते हैं। तो भाई अगर ब्रिटिश सरकार के पास शिप नहीं होगा, शिप बनाने के लिए लकड़ियां नहीं होंगी, टिम्बर नहीं होगा, तो पूरी दुनिया पर ब्रिटिश सरकार राज कैसे करेगी? यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो यहां पर क्या किया गया? यहां पर यह चीज खोजी गई कि भाई अब हम लोग शिप कैसे बनाएंगे? लकड़ियां कम पड़ रही हैं, जंगल नहीं है। तो यहां पर क्या किया गया? अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देशों में लोगों को भेजा गया कि खोजो भाई कहां पर लकड़ी अच्छा मिलेगा, कहां पर जंगल है, कहां पर टिम्बर्स हैं। उसी प्रकार की एक टीम आई इंडिया में। 1820s में इंडिया में सर्च पार्टीज आए जो कि इंडिया के फॉरेस्ट को सर्च करने लगे, एक्सप्लोर करने लगे कि क्या हमें यहां से पेड़ मिल सकता है, क्या यहां से हमें लकड़ियां मिल सकती हैं। तो यहां पर पता चला कि हां भाई मिल सकता है, यहां पर बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारी लकड़ियां हैं।
और अगले 10 साल के अंदर ही यहां पर बहुत बड़े स्तर पर जंगल काटे जा रहे थे ताकि यहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने शिप को तैयार कर सके, अपने पानी के जहाजों को तैयार कर सके। और यहां पर इन लकड़ियों को इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था और यूरोप में ले जाकर के, ब्रिटेन में ले जाकर के वहां पर शिप्स बनाए जाते थे। तो ये आपको पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की जरूरत थी उसके हिसाब से। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद इंडिया में आता है रेलवे। इंडिया में जब रेलवे आता है तो इंडिया में रेलवे के लिए हमने देखा जो स्लीपर्स होते थे वो लकड़ियों के बनाए जा रहे थे, वो लोहे के या फिर कंक्रीट के नहीं होते थे। आज के समय में जो स्लीपर्स होते हैं वो कंक्रीट के होते हैं, यानी सीमेंटेड होते हैं। उस समय में जो स्लीपर्स होते थे वो किस चीज के होते थे? लकड़ियों के बनते थे। 1850 के बाद इंडिया में रेलवे आता है और धीरे धीरे पूरे इंडिया में इसका विस्तार किया जाने लगता है। और जैसा मैंने कहा कि जो रेलवे ट्रैक थे उसके लिए स्लीपर किस चीज के होते थे? लकड़ियों के होते थे। तो जैसे जैसे रेलवे एक्सपेंड होता है इंडिया में, वैसे वैसे इंडिया में जो जंगल हैं उनको काटे जाते हैं ताकि स्लीपर्स तैयार किए जा सके। अब भाई रेलवे इतना ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए क्यों परेशान थे ब्रिटिश कि पूरे इंडिया में रेलवे लाइन बिछाया जाए? इसके लिए इतना परेशान क्यों थे? कारण यह था कि जो इंडिया में अलग अलग इलाके में रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जैसे कहीं पर कोयला है, कहीं पर आयरन ओर है, कहीं पर आपको लकड़ी, ये जो वुड है, या फिर और जो ब्रिटिश आर्मी के सैनिक हैं, अफसर हैं, उनको इंडिया के एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचाने के लिए उस समय में अच्छे रोडवेज नहीं थे, क्योंकि भाई बहुत बड़े बड़े पहाड़ वगैरह थे, उनको काटना मुश्किल था। तो वहां पर रेलवे का सहारा लिया गया कि भाई रेलवे से हम लोग आसानी से बहुत दूर तक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामानों को पहुंचा सकते हैं। यानी किसी भी जगह से हम लोग पोर्ट पर सामान पहुंचा सकते हैं जहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, सामान ब्रिटेन भेज दिया जाएगा। तो यहां पर क्या होने लगा? यहां पर रेलवेज का बहुत एक्सपेंशन पर ध्यान दे रहे थे ताकि कॉलोनियल ट्रेड और मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स हो सके, इंडिया पर शासन अच्छे से ब्रिटिशर्स चला सकें। ठीक है, अब यहां पर इन लोकोमोटिव्स को चलाने के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए भी, यहां पर समझिए ट्रेन चलता था तो पहला तो हमने जाना क्या? स्लीपर्स चाहिए भाई लकड़ियों के। उसके साथ साथ जब शुरुआत में ट्रेन आया था तो वो ट्रेन चलता था लकड़ियों से। कैसे लकड़ियों से? आपने भाप के इंजन के बारे में सुना है कि भाप का इंजन होता है जिसमें कि क्या किया जाता है? कोयला जलाया जाता है और कोयला जला करके स्टीम की मदद से रेलवे चलाया जाता है। ठीक है, ये कोयले की बात में आई थी। कोयले यूज करने से पहले क्या होता था? रेलवे चलाने के लिए लकड़ियां जलाई जाती थी और लकड़ियां जला करके स्टीम के जरिए रेलवे चलाया जाता था। तो शुरुआत में जो रेलवे आया था उसमें वुड को एज अ फ्यूल यूज किया जाता था। वुड को क्या करते थे? फ्यूल के रूप में हम लोग यूज करते थे और यहां पर लकड़ियां जला करके ट्रेन चलाए जाते थे। और साथ में जो स्लीपर्स होते थे वो भी लकड़ियों के बनाए जाते थे। तो रेलवे चलाने में बहुत बड़े स्तर पर जंगल काटे गए थे, एक तो स्लीपर्स बिछाने के लिए और दूसरा रेलवे लोकोमोटिव को चलाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर यह भी समझिए कि जो ये लकड़ियां जलाई जाती थी रेलवे के लोकोमोटिव के अंदर, इंजन के अंदर, वो कोई लकड़ियां झाड़ी टाइप का नहीं होता था, वो भी एक प्रकार का टिम्बर ही होता था। अच्छी क्वालिटी का मोटा तगड़ा मजबूत लकड़ी को ही इस्तेमाल किया जाता था रेलवे चलाने के लिए, उसमें जलाने के लिए। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है कि ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 टू 2000 स्लीपर। एक मील करीब 1.8 किलोमीटर रेलवे बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर्स चाहिए होते थे। और स्लीपर्स का साइज क्या होता था भाई? इतना बड़ा, करीब इतना बड़ा। रुकिए, साइज कहीं पे लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा।
साइज बहुत बड़ा होता था जो कि चाहिए होता था रेलवे चलाने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, आज भी आप अगर रेलवे ट्रैक को देखते होंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक पीस होता है, और ऐसे ऐसे 2000 चाहिए होते थे मात्र 1 मील रेलवे लाइन के लिए। और सोचिए इंडिया में कितने हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए थे, और उसके हिसाब से सोचिए कि कितने सारे जंगल, कितने सारे पेड़ काटे गए थे सिर्फ रेलवे को बिछाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आगे क्या कहता है, कहता कि फ्रॉम द 1860s द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली बाय 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैड बीन लेड। इन 1946 द लेंथ ऑफ ट्रैक्स हैड इंक्रीज्ड टू ओवर 7,65,000 किलोमीटर। इतना ज्यादा रेलवे ट्रैक एक्सपेंड कर चुका था। देखिए ये जो नंबर है ये आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब मिला करके है, सबकी बात हो रही है। और शायद इसमें, अब मैं श्योर नहीं हूं कि शायद जो म्यांमार है उसको भी इंक्लूड करके ये नंबर यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि उस समय में जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें ये सब साथ में थे। ब्रिटिशर्स इन सब इलाकों पर एक साथ रूल किया करते थे, ठीक है। अब यहां पर देखिए कितने बड़े स्तर पर 2 किलोमीटर के लिए, 2 नहीं 1.8 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए भाई, 2000 स्लीपर चाहिए। एक स्लीपर का साइज इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना मोटा सा, बड़ा सा। समझो कि एक पेड़ अगर कटे तो उसमें से 4 या 5, मुश्किल से 6, 7, 10 स्लीपर निकल सकते थे, समझ गए। और उस हिसाब से सोचो कि इतना किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया गया, कितने स्लीपर लगे होंगे, कितने पेड़ कटे होंगे। कहता है कि एज द रेलवे ट्रैक्स स्प्रेड थ्रू इंडिया अ लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वेयर फेल्ड एज अर्ली एज 1850 इन द मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन 35,000 ट्रीज वेयर बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर्स। देख लो कितना ज्यादा पेड़ काटे जा रहे थे। 1850 के आसपास ही जब इंडिया में रेलवे की शुरुआत हुई थी, उसी समय मद्रास प्रेसिडेंसी में, केवल मद्रास प्रेसिडेंसी, पूरे इंडिया की नहीं बात हो रही है, केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में हर साल 35,000 पेड़ काटे जा रहे थे। हर साल 35,000 पेड़ काटे जा रहे थे ताकि स्लीपर्स तैयार किए जा सके। अब जो सरकार थी वो कॉन्ट्रैक्ट निकालती थी, ठेका निकालती थी कि भाई क्या करो, यहां पर हमको स्लीपर्स चाहिए ताकि हमको जो है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में स्लीपर मिल सके। जैसे सरकार ने बोला कि भाई देखो हमको चाहिए 10 लाख स्लीपर, अब ये लो तुम पैसा और तुम जाओ पेड़ काटो, पेड़ काट के 10 लाख स्लीपर हमको दे दो, हमको जितना भी जरूरत है उतना दे दो और ये लो प्रॉफिट जाओ। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट दे करके वहां पर क्या होता था, पेड़ कटवाए जाते थे। अब यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता था पेड़ काटने का, ये किसी भी तरीके से कोई भी इन्वायरमेंट के प्रति सहानुभूति या फिर कोई भी प्रेम टाइप का कुछ नहीं दिखाते थे। ये जाते थे, बड़े बड़े पेड़ ऐसे ही काटना शुरू कर देते थे और पूरे जंगल के जंगल साफ किया कर देते थे, क्योंकि इनको क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था। क्योंकि क्या मिल रहा है भाई, ब्रिटिश सरकार हमें पैसे दे रही है। अब कहता है कि फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक फास्ट स्टार्टेड डिसअपीयरिंग। जहां जहां जिस इलाके से रेलवे ट्रैक बिछाने का काम हुआ, उस इलाके से बड़े स्तर पर जंगल गायब होते गए और पूरी तरीके से बहुत बड़े इलाके में जंगल साफ हो गए। यहां पर देखिए एक तस्वीर है, ये क्या है, ये एक लॉग है, किस चीज का, टिम्बर है। तो यहां पर हाथियों को उस समय भाई जेसीबी मशीन, क्रेन वगैरह नहीं होते थे, तो उस समय में इस प्रकार के लकड़ियों को उठाने के लिए या फिर इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। और जहां पर भी लकड़ियां स्टोर की जाती थी वहां पर ये हाथी वगैरह से ही काम लिया जाता था, क्योंकि इतने बड़े वुडन पीस को उठाना या फिर इधर उधर ले जाना, हाँ, इंसानों के लिए तो एक तरीके से पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक छोटी सी सोर्स है या फिर छोटी सी जानकारी है कि भाई यहां पर देखो कितना आपको सिंध रीजन में या फिर मुल्तान रीजन में कितना पेड़ काटे गए थे। तो यहां देखो साइज दिया गया है, स्लीपर्स 10 फीट बाय 10 इंच बाय 5 इंचेस, यानी कि 10 फीट लंबाई, 10 इंच चौड़ाई और 5 इंची हाइट। इतना बड़ा सोच लो, कितना बड़ा, बहुत बड़ा है भाई। 10 इंची तो यहां से मेरा हाथ भी नहीं है दोनों तरफ, उससे भी ज्यादा, बहुत बड़ा, ठीक है। इतना चाहिए होता था।
और इस प्रकार से कितने चाहिए थे भाई, कितने 300 माइल बिछाने के लिए 6 लाख स्लीपर चाहिए थे। सोच लो कि भाई एक पेड़ में से कितने स्लीपर निकलेंगे, कितना पेड़ काटा जाएगा, कितने बड़े स्तर पर जंगल साफ हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर यही चीज बताया गया है कि ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक बिटवीन 1760 एंड 2000 स्लीपर इफ वन एवरेज साइज ट्री यील्ड 3 to 5 स्लीपर फॉर अ 3 मीटर वाइड ब्रॉड गेज, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ट्रीज वुड हैव टू कट टू ले 1 माइल ऑफ ट्रैक। एक मील को ट्रैक बिछाने के लिए कितने पेड़ कटेंगे ये जरा सा कैलकुलेट कीजिए, जिसमें बता दिया गया है एक मील में 2000 स्लीपर चाहिए, एक पेड़ से 3 से 5 स्लीपर मिल सकता है 3 मीटर वाइड ब्रॉड गेज के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए, ये मुझे लगता है हाल फिलहाल का तस्वीर है जिसमें कि लकड़ी पेड़ों को काट करके उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसी प्रकार से यहां पर जंगल में रहने वाले लोग हैं जो कि जंगल के आसपास रहते हैं और जंगलों से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये लोग जंगल में जा रहे हैं और अपनी जरूरत की चीजों को कलेक्ट करके आ रहे हैं, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर हमारे सामने टॉपिक क्या है, प्लांटेशन। मतलब कि अब एक और चीज है जिसके लिए बड़े स्तर पर जंगल साफ किए गए थे, वो थे प्लांटेशन। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वेयर क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग डिमांड फॉर दीज कमोडिटीज। भाई देखो, क्या देख रहे हो तुम, एक चीज देख रहे हो कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंडिया में जंगल काटे, बड़े स्तर पर जंगल काटे। क्या इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए? जी नहीं, उनको यूरोप में जो भी चीज का जरूरत था, जो भी डिमांड था, जैसी भी रिक्वायरमेंट थी, उसको पूरा करने के लिए ये लोग इंडिया में बड़े स्तर पर जंगल काट रहे थे। यहां पर इन्होंने जंगल बड़े स्तर पर काटे किस चीज के लिए? टी, कॉफी और रबर का प्लांटेशन करने के लिए। प्लांटेशन कहने का क्या मतलब है? देखो भाई, जहां पर चाय उगाया जाता है उसको बोलते हैं टी प्लांटेशन। ये पूरा इलाका देख रहे हो, यहां पर क्या लगाया गया? टी लगाया गया, चाय का पौधा लगाया गया बहुत बड़े स्तर पर। ये तुमको साफ साफ ग्रीनरी दिख रहा है जहां पर छोटे छोटे पौधे हैं। यहां पर कभी जंगल हुआ करता था, काफी घना जंगल हुआ करता था, उस जंगल को साफ करके यहां पर यह प्लांटेशन लगा दिया गया। इसी प्रकार से तुम देखो यहां पर कॉफी का प्लांटेशन है जिसमें कि पूरे इलाके में देखो क्या लगाया गया है, कॉफी का पौधे लगाए गए हैं, कॉफी उगाया जा रहा है। क्या यहां पर पहले का खाली जमीन हुआ करता था क्या? जी नहीं, यहां पर काफी घने जंगल हुआ करते थे। उन जंगलों को साफ करके यहां पर प्लांटेशन लगा दिया गया। इसी प्रकार से रबर प्रोडक्शन करने के लिए बहुत बड़े इलाके के जंगल को काट दिए गए, साफ कर दिए गए और वहां पर रबर प्लांट्स लगा दिए गए ताकि रबर के रिक्वायरमेंट को यूरोप में पूरा किया जा सके। समझ गए? तो यहां पर सिंपली बात क्या है? सिंपली बात है कि भाई जंगलों को काटा जा रहा था अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और ये रिक्वायरमेंट हमारे नहीं थे बल्कि ये रिक्वायरमेंट यूरोप के थे। समझ गए? तो कहता है कि द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गेव वास्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स। दीज एरियाज वेयर इनक्लोज्ड एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विथ टी और कॉफी। इन इलाकों को क्या किया जाता था भाई? जो कॉलोनियल सरकार है, ब्रिटिश सरकार, वो क्या करती थी? कोई इलाका देखा कि भाई यहां पर चाय का खेती अच्छा होगा, यहां पर कॉफी का खेती अच्छा होगा, उस इलाके को क्या किया? अपने कब्जे में ले लिया। उस इलाके को अपने कब्जे में लेके किसी यूरोपियन व्यक्ति को, बिजनेसमैन को दे दिया कि लो तुम यहां पर चाय की खेती करो, तुम यहां पर कॉफी की खेती करो। वो आदमी क्या करेगा? वहां के सारे जंगल उड़ा देगा, जंगल साफ कर देगा, क्लीन कर देगा और वहां पर चाय की खेती, कॉफी की खेती करना वो शुरू कर देगा। तो यहां पर तुमको कई सारे कारण मिले जिसकी वजह से तुम्हें यह पता चलता है कि यहां पर बड़े स्तर पर जंगल साफ किए गए थे। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती है। इसके बाद जब तुम अगला टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर भी तुमको देखने को मिलेगा कि और भी कारण थे जिनके कारण से यहां पर क्या किया गया था? जंगल को साफ किया जा रहा था। टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर 2, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अब कमर्शियल फॉरेस्ट्री की शुरुआत की, जिसको कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री भी बोला जा रहा है। लेकिन जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कोई साइंटिफिक नहीं है। इन लोगों को जैसा मन था, जैसा जरूरत था, वैसा इन लोगों ने क्या किया? फॉरेस्ट को मैनेज किया।
तो पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? पिछले टॉपिक में हमने देखा कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे उनको लकड़ियों की आवश्यकता थी, पेड़ काट करके टिम्बर की आवश्यकता थी। क्यों आवश्यकता थी भाई? क्योंकि उनको शिप्स बनाने थे, रेलवेज बनानी थी। अब यहां पर देखिए, बात यह था कि ब्रिटिशर्स को जंगलों की बहुत जरूरत थी और जंगलों में मिलने वाले पेड़ और लकड़ियों की बहुत जरूरत थी। इसलिए उनको डर यह था कि जो यहां पर रहने वाले लोकल लोग हैं, आम लोग हैं, जो कि जंगलों के आसपास रहा करते हैं, वो क्या करेंगे? जंगलों का गलत इस्तेमाल करेंगे। गलत इस्तेमाल इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि वो जंगलों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। सोचो क्या बात है, अंग्रेज आ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में पेड़ काट रहे हैं और उनको यह चिंता है कि भारत में रहने वाले लोग जंगल या फिर जंगल के आसपास रहने वाले लोग जंगलों को बर्बाद कर देंगे। बर्बाद करने का मतलब यहां पर आप समझ रहे हैं, बर्बाद करने का मतलब यह है कि जो अंग्रेजों को चाहिए, जैसी लकड़ियां चाहिए, वो उनको नहीं मिलने पाएगी। अब ये चीज उनको टेंशन होने लगा कि भाई यहां के लोग पेड़ ना काटने लगे, जंगल में जाकर झाड़ियां ना काटने लगे, जंगल को नुकसान ना पहुंचाने लगे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो जंगलों को अच्छे से जानता था, समझता था, जंगलों को मैनेज करने का नॉलेज जिसको था। नाम था इसका डाइट्रिक ब्रांडिस। यहां पर इसको बुलाया जाता है कि भैया आप आइए, इंडिया में हम लोगों को एडवाइस दीजिए कि यहां पर किस प्रकार से हम लोग जंगल मैनेज करेंगे, कैसे हम लोग यहां पर जंगलों को संभालेंगे। तो यहां पर इस व्यक्ति को जब बुलाया जाता है तो इसको इंडिया का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना दिया जाता है। एक पोस्ट बनाया जाता है और एक डिपार्टमेंट तैयार किया जाता है जो कि भारत के जंगलों की देखभाल करेगा और उस डिपार्टमेंट का हेड इसको बना दिया जाता है। टाइटल दे दिया जाता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, ये इसको टाइटल मिल जाता है। अब ये आदमी जब यहां पर आता है, देखता है कि यहां पर क्या हो रहा है भाई, तो यहां पर जंगल काटे जा रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं उनको चाहिए लकड़ियां, उनको स्लीपर तैयार करना है, जहाज बनाना है, उसके लिए लकड़ियां चाहिए। यहां पर जो आम लोग हैं वो लोग अपनी मर्जी से पेड़ वगैरह काट लेते हैं। तो ये देखता है कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई नियम कानून सरकार ने तय करके नहीं रखा हुआ है। तो ये बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रॉपर सिस्टम तैयार करेंगे जिसके जरिए फॉरेस्ट को अच्छे से मैनेज किया जाएगा, लोग को नौकरी पर रखेंगे, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से पेड़ों का कंजर्वेशन करना है, किस प्रकार से पेड़ों को मैनेज करना है और किस प्रकार से पेड़ों की कटाई करनी है ताकि फॉरेस्ट को अच्छे से मैनेज किया जा सके। एक बात यहां पर ध्यान रखिए कि जो ये मैनेजमेंट और कंजर्वेशन का बात हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये लोग एनवायरनमेंट को बचाना चाहते थे, नहीं, ये लोग चाहते थे कि हम लोगों की जो पेड़ों की रिक्वायरमेंट है वो हर साल पूरी होती रहे, कि प्लानिंग के जरिए कि अभी इस साल जितना पेड़ चाहिए वो भी मिल जाए, अगले साल जितना पेड़ चाहिए वो भी मिल जाए और 20 साल बाद पेड़ों की कमी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। ये चीज इन लोगों का प्लानिंग था। इन लोगों का ये कंजर्वेशन का मतलब नहीं था कि पेड़ों को बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, नेचर को बचाना है, ये कोई इनका कंसेप्ट नहीं था, ये कोई मतलब नहीं था। इनका कंजर्वेशन का सीधा मतलब था कि भैया देखो, हमको पेड़ चाहिए, अंग्रेजी सरकार को पेड़ चाहिए, उनको मिल जाए, बाकी लोग इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना डाले। तो यहां पर क्या किया जाता है, ये बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि भाई जंगलों का कंजर्वेशन कैसे करना है, पेड़ों का कंजर्वेशन करना है। तो यहां पर यह बोलता है कि भैया नियम कानून तो पहले से है ही नहीं है। यहां पर सरकार को यह बोलता है कि सरकार क्या करेगी, एक लीगल सैंक्शन देगी, मतलब कि कानून वगैरह बनाएगी जंगलों के बारे में। इसके बाद क्या किया जाता है, कानून से जुड़े हुए रूल्स बनाए जाते हैं कि भाई, सॉरी कानून बोल रहा हूं, जंगल से जुड़े हुए कानून बनाए जाते हैं कि कौन आदमी जंगल में जा सकता है, कैसे पेड़ों की कटाई हो सकती है, क्या जंगल में हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें के ऊपर यहां पर क्या किया जाता है, कानून बनाने की तैयारी कर ली जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब यह कानून तैयार करने का बात होता है तो उसमें पेड़ों को काटना और साथ में जंगलों में जानवरों को चराना, उसको धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट किया जाने लगता है। मतलब
मतलब यहां पर यह होता था, अंग्रेजों के आने से पहले या फिर ये सारे कानून को लागू करने से पहले जो लोग जंगलों में रहा करते थे या जंगलों के आसपास के इलाके में रहा करते थे, वो लोग जो होते थे अपनी जरूरत के हिसाब से जब भी उनको जरूरत होता था वो जंगलों में जाकर अपनी जरूरत की लकड़ियां काट करके ले आते थे, अपने जानवरों को ले जाकर के वहां चरा लिया करते थे, या फिर किसी जानवर का जरूरत होता था तो जंगलों में से शिकार भी कर लिया करते थे। ये यहां के लोग आसानी से अपने जीवन व्यतीत करने के लिए करते थे। लेकिन यहां पर जब ये आते हैं, अंग्रेज आते हैं और ये कानून बनाने की बात ये डाइट्रिक ब्रांडिस करता है, तो बोलता है कि देखो भैया, कोई भी व्यक्ति सरकार को छोड़ करके, कोई आम आदमी जंगल में जाकर के ऐसे ही पेड़ नहीं काटेगा, कोई भी व्यक्ति अपने जानवरों को जाकर के चराएगा नहीं, जंगल में एंटर भी नहीं करेगा सरकार की मर्जी के बिना। और यहां पर मेन मकसद, यहां पर जंगल को मैनेज क्यों करना है? जंगल को मैनेज करने का मेन मकसद है टिम्बर प्रोडक्शन। मतलब कि सरकार का मेन टारगेट क्या है? टिम्बर प्रोडक्शन, लकड़ियों को तैयार करना उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और जंगलों को सिर्फ और सिर्फ सरकार मैनेज करेगी, कंट्रोल करेगी। अब यहां पर यही चीज कहता है कि एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड। सो ब्रांडिस सेटअप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। इसके बाद क्या होता है? यहां पर ब्रांडिस आता है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इंडिया में सेटअप करता है 1864 में। जो यहां पर आप देखते हैं ना कि हमारे देश में इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उसमें जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर होता है ना, वो यहां से शुरुआत हुई है। डाइट्रिक ब्रांडिस द्वारा ही सेटअप किया गया था और आज भी उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। और इसके साथ यहां पर डाइट्रिक ब्रांडिस इंडिया में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1865 में आया था, उसको भी बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद इंडिया में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाता है देहरादून में 1906 में। अब यहां पर देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट बनाया जाता है, यहां पर ये बोला जाता है कि लोगों को, जो यहां पर पढ़ने वाले लोग थे, जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जा रही है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जा रही है, ऐसा बोला जाता था। लेकिन यहां पर जो इनको पढ़ाया जाता था, जो सिखाया जाता था, वो रियलिटी में कहीं से भी साइंटिफिक नहीं था। क्यों साइंटिफिक? इसलिए नहीं था क्योंकि अगर हम लोग किसी भी फॉरेस्ट को देखते हैं, किसी भी जंगल को देखते हैं, तो वहां पर आपको क्या दिखता है? जंगल में क्या एक प्रकार का पेड़ होता है क्या? जी नहीं, सैकड़ों प्रकार के प्रजातियों के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, बहुत सारी वैरायटी होती है एक जंगल में। लेकिन यहां पर लोगों को यह सिखाया जाता था कि सभी प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको खत्म कर दो, सारे जंगल को क्लियर कर दो और वहां पर सीधे सीधे लाइन में तुम टिम्बर प्रोड्यूस करने वाले पेड़ लगाओ। जिन पेड़ों से मोटे तगड़े लकड़ी मिल जाए, जिसको कि स्लीपर बनाने में, शिप बनाने में यूज किया जा सके, वैसे पेड़ लगाओ। मतलब रियलिटी में तुम कभी भी जंगल को देखोगे ना, तो जंगल तुमको एक कभी स्ट्रेट लाइन में पेड़ लगे हुए नहीं मिलते हैं। वहां पर घनी झाड़ियां होती हैं जो कि देखने में थोड़ा हमें अजीब दिखता है। ये सब सिचुएशंस होते हैं। जैसे देखो, नॉर्मल जंगल जाओगे जहां पर कोई आदमी का इंटरवेंशन नहीं है, इस प्रकार का तुम्हें जंगल दिखेगा, ऐसा जंगल दिखेगा। ठीक है। यहां पर क्या, झाड़ियां हैं, पेड़ है, बहुत घना जंगल है, तुम जाओगे तो सांप, कीड़े मकोड़े, बहुत चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट बनाया गया था, वहां पर सिखाया जा रहा था कि इस प्रकार के जंगल को क्लीन कर दो, साफ कर दो, और क्या करो, इस प्रकार के जंगल लगाओ, ऐसा जंगल लगाओ। इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें देखो एक सीधी लाइन में यहां पर पेड़ लगाए गए हैं, एक सीधी लाइन में एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए गए हैं, जिनसे टिम्बर प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे स्लीपर बनाया जाएगा या फिर शिप बनाया जाएगा। तो क्या यह किसी भी प्रकार से साइंटिफिक है? जी नहीं, बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। तो क्या यहां पर जो अंग्रेजी सरकार है वो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर रही है? नहीं जी नहीं, रियलिटी में ये लोग फॉरेस्ट को खत्म कर रहे थे, क्योंकि इनको अपनी जरूरत के हिसाब का वुड चाहिए था, लकड़ी चाहिए था, इस वजह से। ठीक है। यहां भी देखिए, आपके एनसीईआरटी में भी तस्वीर दिया गया है, एक आपका फॉरेस्ट का, जो कि प्रोड्यूस किया गया था या फिर तैयार किया गया था इन लोगों के द्वारा। ठीक है।
अब यहां पर कहता है कि इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वही बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही बात बोला जा रहा है। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज वेयर कट डाउन, मतलब ऐसे जंगल जहां पर बहुत प्रजातियों के पेड़ थे, उन जंगलों को साफ कर दिया गया, पेड़ों को काट दिया गया, उनकी जगह पर एक प्रकार के पेड़ को प्लांट किया गया, स्ट्रेट रो में, सीधी रेखा में एक प्रकार के पेड़ को लगाया गया, क्योंकि उन पेड़ों से इन अंग्रेजों को क्या चाहिए था, स्लीपर्स चाहिए थे, या फिर शिप बनाने के लिए टिम्बर चाहिए था। ठीक है, अब इसको बोला गया प्लांटेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। प्लांटेशन की बात हमने पहले भी की थी कि एक बड़े से इलाके में जब एक ही प्रजाति के हम लोग पौधे या फिर पेड़ लगाते हैं तो उसको हम लोग प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये लोग क्या करने लगे, प्लांटेशन करने लगे, जंगलों को साफ करते, वहां पर एक ही प्रकार के, एक ही प्रजाति के पेड़ लगाते, जिनसे ये लोग टिम्बर प्रोड्यूस किया करते थे। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल, अब ये प्रोसेस बता रहा है कि कैसे ये काम होता था, कैसे ये टिम्बर प्रोडक्शन का प्लांटेशन किया जाता था। तो यहां पर क्या होता था कि जो फॉरेस्ट ऑफिशियल होते थे वो किसी भी फॉरेस्ट को, जहां पर भी इनको प्लांटेशन लगाना है, वहां पर फॉरेस्ट का सबसे पहले सर्वे किया करते थे कि भाई कितना बड़ा जंगल है, कितना एरिया में हम लोगों को प्लांट लगाने की जरूरत है, और इसके साथ ही एस्टिमेट लगाते थे कि कितना बड़ा एरिया में हमें जंगल साफ करना होगा, वहां पर कौन सा प्लांट लगाएंगे, और वहां पर किस प्रकार से हमें प्लांट लगाना है ताकि फॉरेस्ट को मैनेज किया जा सके। मतलब यहां पर ये लोग प्लान करते थे कि अगर हम लोग 1 एकड़ में पेड़ लगाते हैं तो अगले साल फिर 1 एकड़ में लगाएंगे, मतलब कि जो 1 एकड़ में पहला हिस्सा में पेड़ अभी लगाया है उसको 20 साल बाद हम काटेंगे, अगले वाले को 20 साल बाद काटेंगे। तो इस प्रकार से कि हर साल हमको जितनी पेड़ों की जरूरत है उस हिसाब से जंगल को साफ करेंगे और काटेंगे। अब यह चीज शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूं। देखो यहां पर क्या है, अंग्रेजों को हर साल पेड़ चाहिए, हर साल उनको स्लीपर बनाना है, शिप बनाना है, तो उनको हर साल पेड़ चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा जंगल देखा, इतने बड़े जंगल में देखा कि भाई इस जंगल से हमको पेड़ निकालना है, तो इन्होंने क्या किया, इस जंगल को सर्वे करके 10 हिस्सों में बांट दिया। इस प्रकार से 10 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, शायद ये 10 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10। ठीक है, तो 10 हिस्सों में बांट दिया। इस प्रकार से 10 हिस्से बना दिए इस पूरे जंगल का। इसमें इन्होंने क्या किया, पहले साल में ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में जितने भी पेड़ हैं उनको काट लिया और इस्तेमाल कर लिया। उनको इतनी ही की जरूरत थी, काट लिया, इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पर काट लिया है तो ये इलाका खाली हो गया, तो यहां पर क्या कर दिया, यहां पर इन्होंने नया पौधा लगा दिया जो कि 10 साल के बाद तैयार होगा। फिर यहां पर इन्होंने क्या किया, दूसरे साल, अगले साल जाकर के इस हिस्से के पेड़ों को काट लिया और फिर काटने के बाद यहां पर नया पौधा लगा दिया। दूसरे साल भी इनको पेड़ मिल गया। तीसरे साल भी फिर क्या करते हैं, तीसरे हिस्से के पेड़ को काटते हैं और यहां पर ये फिर इसमें भी नया पौधा लगा देते हैं तीसरे साल भी। इसके बाद चौथे साल में यहां पर ये पेड़, ये हिस्से के पेड़ काटते हैं, यहां भी लगा देते हैं, और ऐसा करते करते 10 साल में इन लोगों को 10 हिस्सों में से इनको क्या मिल जाता है, इनको मिल जाता है, ठीक है, इनको मिल जाता है 10 साल तक। 11वें साल में क्या होगा, 11वें साल में ये जो पहला वाला हिस्सा में पेड़ लगाया था वो तैयार हो गया। फिर से वही सीरीज गुजरा। पहले साल में ये वाला पेड़ काट लिया क्योंकि ये तैयार हो गया है, फिर 12वें साल में ये वाला हिस्सा तैयार हो गया, यहां का पेड़ काट लिया। ऐसे साइकिल में घुमाते रहते थे और इन लोगों का जरूरत पूरा होते रहता था। ऐसा इनका प्लान था। इस प्रकार से ये लोग प्लान बनाते थे, पेड़ों की जरूरतों को पूरा करते थे। ठीक है, तो यहां पर यही चीज कहता है कि दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर, द एरिया कट वाज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वाज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर। जिस इलाके
से जिस हिस्से से पेड़ों को काटा जाता था वहां पर रीप्लांटेशन किया जाता था ताकि अगले साल फिर से पेड़ों की जरूरत को पूरा किया जा सके। समझ गए? इसके बाद आगे कहता है कि आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1865 इट वाज अमेंडेड ट्वाइस इन 1878 एंड देन इन 1927। जब फॉरेस्ट एक्ट इंडिया में 1865 में बना उसके बाद दो बार इसको अमेंड किया गया, उसमें चेंजेस किए गए 1878 में और 1927 में। 1878 में जो चेंज किया गया था, सुधार किया गया था, इसमें एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि इंडिया में जितने भी जंगल थे उनको 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, 3 हिस्से कर दिए गए जंगल के। क्वालिटी के हिसाब से जहां पर सबसे अच्छा टिम्बर वाला पेड़ था उसको रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया, उससे लो क्वालिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और सबसे नॉर्मल जो फॉरेस्ट था या फिर गांवों के आसपास जो था उसको विलेज फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। यहां पर यही चीज कहता है कि द बेस्ट फॉरेस्ट वेयर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जो सबसे अच्छे जंगल थे, जहां पर सबसे अच्छी क्वालिटी के टिम्बर मिलते थे, उनको क्या कर दिया गया? रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और यह डिक्लेयर कर दिया गया कि कोई भी गांव का आदमी, कोई भी विलेजर जो है वो इस जंगल के हिस्से से, रिजर्व फॉरेस्ट से कुछ भी नहीं ले सकता है, कुछ भी ना तो चुन सकता है, ना तो जानवरों को चरा सकता है, यहां तक कि एंटर भी नहीं कर सकता है। ऐसा यहां पर प्रावधान कर दिया गया था। यहां पर कुछ भी चीज है, अगर उनको कोई जरूरत है, जैसे घर बनाना है या फिर उनको फ्यूल चाहिए, कुछ भी करना है, तो वो लकड़ियां कहां से ले सकते हैं? या तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से या फिर विलेज फॉरेस्ट से वो यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आ गई। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अ सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन विच ओल्ड ट्रीज आर कट एंड न्यू वंस प्लांटेड। मतलब यहां पर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोल रहे हैं। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में एनवायरमेंट बचाने की बात नहीं हो रही है, जंगलों को बचाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि इस प्रकार के साइंटिफिक की बात हो रही है कि हर साल हम लोग कितना पेड़ काटेंगे कि हर साल हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी और उस साल पेड़ काट करके वहां पर नया पौधा लगा देंगे। इस प्रकार की यहां पर यह काम कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि इनको हर साल पेड़ों की जो कमी है वो पूरी होती रहे। ठीक है, अब यहां पर अगला टॉपिक है 2.1, हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा जब इस प्रकार के कानून लागू कर दिए गए। तो यहां पर कहता है कि फॉरेस्टर एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। ये चीज तो मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि देखो, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं या फिर जंगल के आसपास जिन लोगों के घर हैं, जो विलेजर्स सिंपली हम लोग कहें तो विलेजर्स जो हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छे जंगल का मतलब अलग है। और जो यहां पर फॉरेस्टर हैं यानी जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके लिए अच्छे जंगल का मतलब अलग है। क्यों अलग है भाई? जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उनको ऐसे फॉरेस्ट चाहिए, उनके लिए अच्छे जंगल का मतलब यह है जिसमें अलग अलग प्रकार के स्पीसीज प्रेजेंट हो जो कि लोगों की अलग अलग जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे उनको झाड़ियां भी चाहिए, उनको बड़े पेड़ भी चाहिए, उनको वहां पर कुछ छोटे छोटे पौधे भी चाहिए, उनको वहां पर प्रजाति डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स चाहिए, वहां पर जो जानवर रहते हैं वो भी उनके काम के हैं। तो उनको एक प्रकार से क्या चाहिए? एक पूरा अलग अलग प्रकार के उनको वेराइटीज चाहिए ताकि उनकी फ्यूल की जरूरत या फिर फॉडर की जरूरत या फिर लीव्स की जरूरत को वो पूरा कर सके। इनके बदले में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उनको ना तो झाड़ियों से मतलब था, ना पौधों से मतलब था, ना तो यहां पर कोई वेरिएशन से मतलब था कि कितने प्रजाति के यहां पर पेड़ हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किस बात से मतलब था? उनको सिर्फ ऐसे पेड़ों से मतलब था, ऐसे ट्रीज से मतलब था जिनका कि वो लोग उपयोग कर सकें शिप बिल्डिंग में या फिर स्लीपर बिल्डिंग में। तो वहां पर उनके लिए अच्छे जंगल का मतलब अलग था। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर यही चीज कहता है कि दे नीडेड ट्रीज, मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको ऐसे ट्रीज का रिक्वायरमेंट था जो कि हार्ड वुड दे सके, टॉल हो, स्ट्रेट हो।
मतलब कि कुछ खास प्रजाति के पेड़ उनको पसंद थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को, यानी सरकार के लोगों को, जिनसे वो टिम्बर ले सकें, जिनसे वो स्लीपर, रेलवे के स्लीपर या फिर शिप बना सके। जो पार्टिकुलर स्पीसीज जैसे टीक का स्पीसीज हो गया या साल हो गया, इनको यहां पर लगाया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था और इन्हीं को ये लोग काटते थे। ठीक है, इनको इन्हीं कुछ खास स्पीसीज की जरूरत थी, इसके अलावा कोई भी स्पीसीज है तो उनके काम का नहीं है, उनको मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एरियाज में जो लोग रहा करते थे वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट यूज किया करते थे, जैसे कि जो प्लांट के रूट्स थे उनको यूज करते थे, लीव्स को यूज करते थे, फ्रूट्स को यूज करते थे, ट्यूबर्स को यूज करते थे। इन सभी चीजों को अपनी जरूरतों को यूज करते, जरूरतों के लिए यूज करते थे। जो यहां पर जंगलों में रहने वाले लोग थे, विलेजर्स थे, वो फ्रूट्स, ट्यूबर्स का यूज करते थे क्योंकि वो खाने में बहुत ही न्यूट्रिशियस हुआ करते थे और ये काफी काम के होते थे। ठीक है, अब यहां पर ये जो लोग थे, गांव के रहने वाले लोग, इनको अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए जो हर्ब्स होते थे, मेडिसिन होते थे, वो भी कहां से मिला करते थे? वो भी मिला करते थे जंगलों से। साथ में एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बनाना है, जैसे योक्स बनाने हैं, प्लाउज बनाने हैं, इनके लिए वुड भी इनको जंगलों से मिलता था। साथ में बैम्बू, जिससे कि ये फेंसेस वगैरह बनाते थे, वो सब भी इनको जंगलों से मिला करता था। और साथ में बास्केट, अम्ब्रेला, तरह तरह की चीजें जो ये बनाया करते थे वो भी इनको जंगलों से मिला करता था। अगर आप गांव में कभी गए होंगे, गांव से आपका नाता होगा, तो वहां पर आपको, गांव के शहरों में भी ये चीज देखने को मिलता है, जो सूप होता है, एक सूप होता है जिससे चावल को साफ किया जाता है, फिर बांस का बनाया हुआ दौरा यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे आपको बर्तन बांसों के बनाए हुए मिलते हैं। तो पहले के जमाने में जब लोहे के बर्तन या फिर प्लास्टिक के बर्तन उतना नहीं हुआ करते थे, तो लगभग हर घर में इसी प्रकार के बर्तन यूज किए जाते थे, जो कि आपको बांसों के बने हुए होते थे। मेरे घर में तो आज भी रखा हुआ है, आज भी यूज होता है, जो कि बांसों के बने हुए बर्तन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर स्कूप्ड आउट गोर्ड को यूज किया जाता था वाटर बोतल के रूप में, जिसमें लोग पानी भर के उसको रखा करते थे। और हर एक चीज एक तरीके से अवेलेबल थी, कहां पर? फॉरेस्ट में। मतलब कि गांव के लोगों की, ये सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोगों की बात नहीं हो रही है, इंडिया में सभी प्रकार के गांवों में जो लोगों की जरूरत थी, उनके जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा कहां से आता था? जंगल से आता था। और यहां पर उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो पेड़ के पत्ते होते थे, कुछ खास पेड़ों के पत्ते होते हैं जिनका साइज मेरे हाथ से भी बड़ा बड़ा होता है, उनको स्टिच करके यहां पर डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाए जाते हैं। तो मेरे इलाके में अगर कहीं शादी ब्याह भी होता है तो वहां पर आज भी कई सारे घरों में वही पत्तल का यूज होता है। नॉर्थ इंडिया में आपको पत्तों को जोड़ करके पत्तल बनाया जाता है, बड़ा सा थाली बनाया जाता है। साउथ इंडिया में आप देखते होंगे कि लोग जो हैं केले के पत्तों पर खाते हैं, क्योंकि उधर केला आसानी से अवेलेबल है। नॉर्थ इंडिया में आपको केला उतना आसानी से अवेलेबल नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर कप्स वगैरह भी बनाते थे, सियादी भी बनाते थे, और भी बहुत सारी, मतलब रोप्स वगैरह, जो भी जरूरत की चीजें हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें लोगों को, गांव के लोगों को कहां से प्राप्त होती थी? जंगलों से प्राप्त होती थी। तो यहां पर बेसिक बात आपने क्या समझा? बेसिक बात समझा कि जो लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग, उनकी जरूरत अलग है जंगलों से, लेकिन जो सरकार है, अंग्रेजी सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उसकी जरूरत अलग है। उनको चाहिए सिर्फ लकड़ी, मोटा लकड़ी, मजबूत लकड़ी। यहां पर इनको क्या चाहिए भाई? गांव में रहने वाले लोगों को सब चीज चाहिए, तरह तरह के वैरायटीज चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यहां पर भारत में जो रहने वाले लोग थे, वो बहुत सारे लोग जो थे, अगर उनको कभी अनाज की दिक्कत होती थी या फिर वैसे भी वो जंगलों में रहने वाले जानवरों का शिकार करके उनका मांस का भी उपयोग किया करते थे खाने के लिए। तो यहां पर बहुत तरीके क्या, हर तरीके से जो जंगल था भारत के लोगों के लिए मददगार था, उनकी जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन जब यहां पर इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि भाई यहां पर जो लोग रहते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक तरीके से दखल हो गया। उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आ गई।
क्योंकि यहां पर जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी जो जरूरतें पूरी होती हैं जंगलों से, वो अब पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो जंगलों में जा नहीं सकते हैं, जंगलों से कोई चीज ले नहीं सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि वो अपने खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए जो लकड़ियां लाते हैं जंगलों से, वो भी वो नहीं कर सकते हैं। समझ गए? जैसे कि और भी चीजें हैं, जानवरों को चराना हो गया, फ्रूट्स रूट्स को कलेक्ट करना हो गया, हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, सभी चीजों को यहां पर इल्लीगल घोषित कर दिया गया। मतलब जंगल में एंट्री ही बैन कर दी गई। कौन जाएगा जंगल में? सिर्फ सरकार के लोग जाएंगे, वो भी किसे ले जाएंगे? पेड़ काटने के लिए जाएंगे। बाकी कोई भी जंगल में नहीं जाएगा, जंगल में एंटर भी नहीं करेगा। यहां तक कि अब यह स्थिति हो गई थी, जब लोगों को यहां पर एंट्री बैन कर दी गई तो लोग चोरी छुपे जाकर के लकड़ियां वहां से चुरा करके लाते थे, फॉरेस्ट से चुरा करके लाते थे, और अगर वो पकड़े जाते तो उनको एक तरीके से बहुत बुरी स्थिति देखनी पड़ती। वहां पर जो ऑफिसर होता था उसकी मर्जी पर था कि वो उनको अरेस्ट करके जेल में डाल देता है, या फिर उसको छोड़ देता है, या फिर मार पिटाई करके छोड़ देता है। महिलाएं जो हैं, जो कि फ्यूल वुड को कलेक्ट करने का काम करती थी, वो उनको और भी परेशानी थी। क्योंकि देखिए पहले के जमाने में, पहले क्या, आज के 30-40 साल पहले तक भी जनरली गांव में यह होता था कि जो खाना बनाने वाला जिम्मा था वो महिलाओं का होता था। तो उसके लिए लकड़ियां लाने का काम ही महिलाएं किया करती थी। तो उनको जाना होता था जंगल में कि चलो आज क्या करते हैं, लकड़ी लेकर के आते हैं, फिर खाना बनाएंगे। तो उनको भी समस्या थी कि भाई जंगल में जाएंगे, ऑफिसर पकड़ लेगा, वो क्या करेगा, बहुत रिस्क है, इस तरह की परेशानी होने लगी थी। इसके बाद कहता है कि इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर द पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हैरेस पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। जो यहां पर फॉरेस्ट गार्ड अपॉइंट किए गए जंगलों को बचाने के लिए, या फिर पुलिस के कांस्टेबल जो थे, वो लोगों को काफी हैरेस किया करते थे। वो उनसे या तो घूस लेने की कोशिश करते थे, या फ्री फूड का डिमांड करते थे अगर किसी को जंगल में पकड़ लेते थे, या फिर जंगल के आसपास पकड़ लेते थे। तो ठीक है, अब यहां पर आगे है हमारे सामने टॉपिक नंबर 2.2, हाउ डिस फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन। कल्टीवेशन को फॉरेस्ट रूल कैसे अफेक्ट करता है? देखो, अंग्रेजों के आने से पहले आपने एक चीज पढ़ा होगा झूम खेती के बारे में, झूम कल्टीवेशन के बारे में। ठीक है, तो यहां पर क्या था, तो यहां पर यह झूम कल्टीवेशन इंडिया में बहुत होता था अंग्रेजों के आने से पहले। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में होता था। अंग्रेजी जो कॉलोनियलिज्म था उसके आने से पहले झूम खेती बहुत होता था। अब कॉलोनियलिज्म में क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन था। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे थे जहां पर फ्रेंच का शासन था, जर्मनी का शासन था, या तो आपको डच थे उनका शासन था, पुर्तगीज का शासन था, अलग अलग देशों का अलग अलग जगहों पर शासन था। तो जहां पर भी इन लोगों का शासन हुआ, इन्होंने एक प्रकार से झूम खेती को खत्म करने की कोशिश की और उसको पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में झूम खेती बोलते हैं। अब यहां पर इसमें होता क्या, सिंपल सा चीज है भैया, आप जानते होंगे, क्लास 8 में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट में मैं समझा देता हूं कि यहां पर क्या होता है कि कोई मान लो बड़ा सा जंगल है। अब इस जंगल में कोई एक परिवार है, वो आता है, उसको खेती करना है, खेती करके अनाज उगाना है। वो क्या करेगा, जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करेगा, उसको वहां से सारे पेड़ काट देगा, झाड़ियां काट देगा, और उसको वहां पर वो पेड़ों को जला करके, झाड़ियों को जला करके उस जमीन पर खेती करेगा। 1 साल या 2 साल वहां पर खेती करेगा। जब वहां पर उसको लगेगा कि भाई जमीन का फर्टिलिटी कम हो गया है, वो इस जमीन को छोड़ करके दूसरी जमीन पर आ जाएगा और यहां पर भी वही काम करेगा, पेड़ों को काटेगा, झाड़ियों को काटेगा, खेती करेगा, और फिर यहां पर से फिर अगली जमीन पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये लोग घूम घूम करके अलग अलग जमीन पर शिफ्ट होकर के खेती किया करते थे। जो अंग्रेज आए, इंडिया में अंग्रेज आए, उन्होंने इस प्रोसेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इस प्रोसेस को एक प्रकार से उन्होंने बैन कर दिया। अब क्यों किया, यह चीज यहां पर हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से बोला जाता था। जैसे कि यहां पर आप लोग मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है, या फिर साउथ ईस्ट एशिया में लदिंग बोला जाता है, और भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बुलाया जाता है। आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर यही चीज बताया है जो मैंने कहा है।
In shifting cultivation, parts of the forest are cut and burnt in rotation. Seeds are sown in the ashes after the first monsoon rain, and the crop is harvested by October-November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow for 12 to 18 years for the forest to grow back. A mixture of crop is grown on this plot in central India and Africa. It could be millets in Brazil, manioc, and in other parts of Latin America, maize and beans. वही बात है, मैंने ये समझाया कि क्या होगा, एक जंगल के एक हिस्से को काटा, वहां पर 1 साल 2 साल 3 साल खेती किया जब तक अच्छे से हुआ, फिर उसको 18 साल 12 साल 15 साल के लिए छोड़ दिया, दूसरी जमीन पर खेती करने लगे, फिर दूसरी जमीन पर, फिर दूसरी जमीन पर, इस प्रकार से शिफ्ट करते रहते हैं और अलग अलग जमीन पर खेती करते रहते हैं। और यहां पर खेती करने का भी प्रोसेस है कि भाई क्या करते हैं, जंगल को साफ करते हैं, लकड़ी मिला उसको जला दिया, जला करके राख वहां पर हो गया। वहां पर क्या होगा उसके बाद जब मॉनसून की बारिश आएगी तो सीड्स लगा दिया जाएगा और वहां पर अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग कर लिया जाएगा। इस प्रकार से यह खेती होता था। अब यहां पर देखिए, जो अंग्रेज आए, यानी कि जो यूरोपियंस आए इंडिया में, अंग्रेज, दूसरे देशों में दूसरे यूरोपियंस, ये लोग आए, ये लोग सिफ्टी कल्टीवेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ये लोग इसको बिल्कुल एकदम नफरत जैसा स्थिति था कि नफरत करते थे, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये यूरोपियन का मानना था और जो इनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, इनका मानना था कि ये जो प्रैक्टिस है ये फॉरेस्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इनका मानना यह था कि देखो, जिस जमीन पर कई सालों तक हर कुछ सालों में खेती होती है, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हर 12 से 18 साल पर वहां पर खेती हो रहा है, तो वहां पर बार बार खेती हो रहा है, हर 12 साल में 15 साल में वहां पर कोई आ जा रहा है खेती करने, तो उससे वहां पर ट्रीज ग्रो नहीं हो सकते हैं। रेलवे के लिए जो टिम्बर चाहिए वो ग्रो नहीं हो सकता है, वो उपयोगी नहीं है। और जब फॉरेस्ट को बर्न किया जाता है, फॉरेस्ट की लकड़ियों को बर्न किया जाता है, तो उससे यह खतरा हो सकता है कि पूरे जंगल में आग लग जाए और जो आसपास के टिम्बर हैं वो भी जल करके खत्म हो जाएं, जल करके समाप्त हो जाएं। तो यह चीज भी इनको डर लगता था कि यह खतरा है कि भाई पूरा जंगल ही खत्म क्यों ना हो जाए। और यह आपको लगता है कि छोटा मोटा बात है, नहीं, रियलिटी में जंगल में यह खतरा होता था कि अगर कहीं आप जंगल में आग लगाते हैं, हो सकता है कि वो पूरे जंगल में फेंक जाए। आज के समय में भी आप फॉरेस्ट फायर बहुत सारा सुनते होंगे। आपको कनाडा में आजकल बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर हुआ था, यूएसए में बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर हुआ था, इंडिया में भी कई बार कई सारे हिस्सों में, जंगलों के हिस्सों में फॉरेस्ट फायर देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, इस वजह से कि फॉरेस्ट के ऊपर खतरा था, उनको टिम्बर उगाने में प्रॉब्लम होता था, इसलिए वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। इसके अलावा एक और कारण यह था कि जब कोई भी व्यक्ति शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है तो उससे टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल होता है। क्यों? देखो, तुम अगर इस जमीन पर रहते हो और इस जमीन पर खेती करते हो, तो हर साल तुम यही खेती कर रहे हो, तो सरकार हर साल आकर के तुमसे टैक्स ले सकती है, तुम्हारा जमीन कैलकुलेट करके कि भैया तुम्हारा इतना जमीन है, इतने जमीन पर खेती कर रहे हो, टैक्स दो, ले सकती है सरकार। लेकिन तुम हर 2 साल में जमीन बदल दे रहे हो, तो सरकार तुमको पकड़ेगी कैसे, खोजेगी कैसे, तुम कितना जमीन पर खेती कर रहे हो ये कैसे पता करेगी? तो टैक्स लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहां पर क्या होता है, सरकार इस कारण से भी पसंद नहीं करती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कि टैक्स को कैलकुलेट करना, उसको लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार क्या करती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर देती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद कर देती है। इसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज जो कि पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करती थी और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके अपना गुजर बसर किया करती थी, वो अब बहुत संकट की स्थिति में आ जाते हैं। उनको अपनी नौकरियां बदलनी पड़ती हैं, उनको अपने जंगल के घर छोड़ने पड़ते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एक तरीके से विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विरोध भी उनका सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉपिक नंबर 2.3, हु कुड हंट, यानी कि हंटिंग कौन कर सकता है। ठीक है भाई, हंटिंग कौन कर सकता है मतलब क्या हुआ? मतलब मैंने पहले बोला कि जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग हुआ करते थे, वो जंगलों में जाकर शिकार किया करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उनके मांस का सेवन कर लिया करते थे। यह चीज यहां पर होता था। तो यहां पर उस चीज पर भी सरकार ने रोक लगा दिया था, उससे भी प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। कहता कि द न्यू फॉरेस्ट लॉज चेंज द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर वे। बिफोर द फॉरेस्ट लॉ, many people who lived in or near forest had survived by hunting deer, partridges and variety of small animals.
ये लोग क्या करते थे, जंगलों के आसपास रहा करते थे, जंगल में गए, किसी जानवर का शिकार कर लिया तो उसको ले आए और उसको पका करके खा लिया, अपनी जरूरत को पूरी कर ली। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब इंडिया में फॉरेस्ट लॉ आ जाता है तो इस चीज को बैन कर दिया जाता है कि कोई भी जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार नहीं करेगा। फॉरेस्ट में एंट्री ही बैन कर दी गई थी। ये सब चीजों को अगर कोई करते हुए पकड़ लिया जाता था तो उसको पनिश किया जाता था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम पोचिंग कर रहे हो। पोचिंग मतलब जानवरों का हत्या एक तरीके से कर रहे हो कुछ फायदे के लिए, वो चीज तुम यहां पर कर रहे हो, तो भाई वो भी एक प्रकार से बैन हो गया। ये लोग अब जंगलों में नहीं जा सकते थे, किसी जानवर का शिकार वगैरह भी नहीं कर सकते थे। अब देखिए बात यह है कि अंग्रेज इसको नियम कानून के रूप में बता रहे थे, लेकिन जो लोग थे जो कि जंगलों में रहा करते थे, जंगलों के आसपास रहा करते थे, इस चीज को वो अपना एक अधिकार के रूप में देखते थे कि भाई मैं जंगल में रहता हूं, मेरे घर के बगल में जंगल है, मैं यहां पर हजारों सालों से मेरे पूर्वज रह रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं, और तुम अचानक से आते हो और बोलते हो कि ये चीज जो तुम कर रहे हो ये इलीगल है। ये कैसे लॉजिकल है भाई, ये कैसे सही है? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह चीज एक प्रकार से बैन कर दी गई अंग्रेजों का, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। अब यहां पर बात है, एक तरफ जो सरकार है वो लोगों को बोलती है कि भैया तुम जानवरों का शिकार नहीं करोगे, तुम अपनी जरूरत के लिए जानवरों का शिकार नहीं करोगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जो अंग्रेजी सरकार है या फिर उसके जो अधिकारी हैं वो जानवरों का शिकार करना शुरू कर देते हैं बड़े स्तर पर, और शिकार को एक खेल बना देते हैं। तो वो कौन से जानवरों का शिकार कर रहे थे? वो बड़े बड़े जानवरों का, जो कि एक प्रकार से खतरनाक होते थे, उन जानवरों का शिकार कर रहे थे, जैसे कि लायन, शेर हो गया, बाघ हो गया, लेपर्ड हो गया, या फिर और भी दूसरे इसी प्रकार से आपको वुल्फ हो गया, और भी कई सारे जानवर हैं, उनको ये लोग शिकार करते थे। अब ये जो हंटिंग का काम है, जानवरों का हंटिंग, ये पहले से ही बहुत पॉपुलर चीज था। पुराने जमाने में भी राजा वगैरह हुआ करते थे तो वो हंटिंग, शिकार खेलने जाते थे, शिकार खेलने जाते थे। आज मैंने बाघ को मारा, आज मैंने शेर को मारा, इस प्रकार की आपने कहानियां सुनी होंगी कि भाई मुगल एरा में भी जो राजा हुआ करते थे, राजकुमार होते थे, वो लोग शिकार खेलने जाते थे, और भी दूसरे लोग हुआ करते थे, वो लोग शिकार खेलने जाते थे। तो ये पहले से इंडिया में बहुत पॉपुलर रहा है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर इस चीज को किया। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, कहता है कि अंडर द कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट वेरियस स्पीसीज बिकेम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। अंग्रेजों के आने के बाद इस हंटिंग को इतने बड़े स्तर पर किया गया, इतने ज्यादा संख्या में शेरों को, बाघों को और भी प्रजाति के जानवरों को मारा गया कि उनकी संख्या लगभग विलुप्त के कगार पर पहुंच गई कि ये लोग दुनिया ही से गायब हो जाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई। सोचो, आज के समय हम लोग एक टाइगर को बचाने की बात करते हैं, लायन को बचाने की बात करते हैं, या फिर हम लोग जो लेपर्ड होता है और भी कई सारी स्पीसीज हैं उनको बचाने की बात करते हैं। लेकिन आज के 100 साल पहले, 150 साल पहले ये जो जानवर हुआ करते थे, इनकी संख्या इंडिया में, भारत में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। बहुत अच्छी क्वांटिटी में, संख्या में ये लोग यहां पर मौजूद हुआ करते थे। तो यहां पर आप सोचिएगा कि ऐसा क्या कारण था कि ये लोग जो थे इतने बड़े बड़े जानवरों को समाप्त करने की बात कर रहे थे, इनको पूरी तरीके से विलुप्त करने पर तुले हुए थे। कारण यह था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इन बड़े जानवरों को एक जंगली जानवर के रूप में मानते थे कि भाई ये जो जानवर है ना, ये प्रिमिटिव हैं, ये सैवेज हैं, अच्छी ह्यूमन सोसाइटी बनाने के लिए इन जानवरों की जरूरत नहीं है, इनको समाप्त कर देना, खत्म कर देना ही सही है। इनका मानना था कि इन डेंजरस जानवरों का जब हम शिकार करते हैं, इनको मारते हैं, तो इंडिया को हम लोग सिविलाइज कर रहे हैं, और इसलिए इन्होंने बड़े बड़े जानवरों को, जैसे टाइगर्स को, वुल्व्स को और भी बड़े जानवरों को मारने के ऊपर इनाम घोषित कर दिए थे। तो सोचिए कितने जानवर मारे गए होंगे, कितने जानवर देख लीजिए। 80,000 टाइगर्स को मारा गया, 1.5 लाख लेपर्ड्स को मारा गया, 2 लाख वुल्व्स को मारे गए, और ये सिर्फ और सिर्फ 50 साल की बात है। 1875 से 1925 के बीच में इतने टाइगर्स, इतने लेपर्ड्स और इतने वुल्व्स मारे गए। और आज के समय में अगर आपको पता हो तो आज इंडिया में कितने टाइगर्स बचे हुए हैं? मुझे जहां तक याद है करीब करीब आपको 1500 के आसपास टाइगर्स मात्र बचे हुए हैं। और सोचिए
आज के 100 साल पहले इंडिया में कितने टाइगर्स मारे गए थे? 80,000 टाइगर्स मारे गए थे सिर्फ 1875 से 1925 के बीच में। इसके बाद और इसके पहले हजारों और लाखों की संख्या में टाइगर्स वगैरह को मारा गया था। और ये उस समय में, अंग्रेजों के समय में, एक स्पोर्ट्स बन चुका था। लोग जाते थे खेलने की, आज चलो टाइगर मार के आते हैं, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता है, सरगुजा एक स्टेट है, वहां पर सरगुजा स्टेट है कहने का मतलब कि आज स्टेट नहीं है, अंग्रेजों के जमाने में एक राज्य हुआ करते थे, वहां के राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो यहां के सरगुजा के जो राजा थे, उन्होंने अकेले सिर्फ 1157 टाइगर्स, 2000 लेपर्ड्स मारे थे 1957 तक। समझ गए, 1957 तक इतने टाइगर्स और लेपर्ड्स को इन्होंने अकेले मारा था। इसी प्रकार से एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, जॉर्ज यूल, इन्होंने 400 टाइगर्स को मारा था। समझ गए। तो यहां पर शुरुआत में जब अंग्रेज आए, शुरुआत मतलब 1850 1900 के आसपास में, तो बहुत सारे इलाके थे जहां पर टाइगर्स की संख्या बहुत अच्छी थी, लेपर्ड्स की संख्या बहुत अच्छी थी। उन इलाकों को स्पेशली घोषित कर दिया गया कि भाई ये जो है हंटिंग के लिए रिजर्व रहेंगे। यहां पर कोई भी आदमी जाएगा तो क्या काम करेगा? यहां पर हंटिंग करना है। अंग्रेजी अफसर घूमने आते थे कि चलो आज हंटिंग करके आते हैं, शेर मार के आते हैं, बाघ मार के आते हैं, ठीक है। बाद में जाकर के जब लोगों को समझ में आया कि ये जो काम हो रहा है, बड़े बड़े जानवरों का हंटिंग हो रहा है, इससे ये सारे जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, तब जाकर इस चीज पर रोक लगा और धीरे धीरे यहां पर इन जानवरों को प्रोटेक्ट करने की बात होने लगी कि हम लोग टाइगर को प्रोटेक्ट करें, लेपर्ड को प्रोटेक्ट करें और भी जानवरों को प्रोटेक्ट करें। तब जाकर यह चीज रुकी या फिर कम हुई। अब यहां पर यह तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में यहां पर लॉर्ड रीडिंग है जो कि अंग्रेजी अफसर हैं। यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये नेपाल में इन टाइगर्स का हंट इन्होंने किया है। कितने सारे टाइगर्स यहां पर पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। एक बार ये हंटिंग पर निकले और इतने सारे टाइगर्स को मार करके आ गए। और आज सोचो हम कितना मेहनत कर रहे हैं टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई हम लोग टाइगर्स की संख्या को बढ़ा सकें, उनकी संख्या को बचा सकें, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर है 2.4, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। मतलब कि यहां पर अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लोग हैं वो अब नई नौकरी खोज रहे हैं, नए काम कर रहे हैं, नए ट्रेड कर रहे हैं, नए सर्विसेज दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए क्या होता है, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ला देता है कि आप जंगल में नहीं जा सकते, जंगल में हंटिंग नहीं कर सकते, जंगल में आप चारा नहीं सुन सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं आप, इस प्रकार के नियम कानून ला देता है, तो उससे क्या होता है, कुछ लोगों को फायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। कुछ लोग फायदा किनको होता है? जो जंगल के प्रोडक्ट का ट्रेड करते थे उनको कुछ फायदा होने लगता है, और जो लोग जंगलों पर अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए डिपेंडेंट थे उनको नुकसान होने लगता है। वो जंगल में अब जा नहीं सकते हैं, जंगल से कुछ भी चुन नहीं सकते हैं, जंगल से ले नहीं सकते हैं, तो वो जो है उनको नुकसान होने लगता है। तो यहां पर यही चीज कहता है कि मैनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। बहुत सारे कम्युनिटीज जो थे वो पहले कुछ और काम किया करते थे, जंगल के प्रोडक्ट को या तो सेल किया करते थे या फिर उससे कुछ प्रोडक्ट बना करके बेचा करते थे। उनको वो काम छोड़ना पड़ा, जंगल से कोई भी रिलेटेड काम उनको छोड़ना पड़ा और वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ट्रेडिंग में लग गए, मतलब व्यापार में लग गए कि भाई फॉरेस्ट से कुछ लाया उसको बाहर ले जाकर के बेचने लगे, इस प्रकार से काम करने लगे। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ बल्कि इंडिया के अलावा और भी यूरोपियन जहां पर रूल कर रहे थे वहां पर भी हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया में या फिर और भी देशों में जब रबर पॉपुलर हुआ, रबर की बात आ गई कि भाई रबर का उपयोग होता है टायर बनाने में और भी चीजें बनाने में, तो रबर का खेती किया जाने लगा। तो बहुत सारे लोग थे, जैसे कि यहां पर ब्राजील के अमेज़न जंगलों में रहने वाले लोग थे, मुंड्रुकू, ये जो थे ये करते थे आपको खेती किस चीज का? रबर का। रबर से लेटेक्स कलेक्ट करते थे और फिर उसको ट्रेडर्स को सप्लाई करते थे, वो काम करने लगे। लेकिन क्या पहले हमेशा से ये लोग यही काम करते थे क्या? जी नहीं, ये काम नहीं करते थे। ये लोग पहले दूसरा काम किया करते थे। ये लोग जंगलों में रहा करते थे, जंगलों के आसपास अपना सर्वाइवल था इनका, वो चीज छोड़ करके ये रबर का ट्रेडिंग में लग गए, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखें तो इंडिया में भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जो ट्रेडिंग था वो पहले से चला आ रहा था। जैसे कि पहले के जमाने में भी आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि जो ट्राइबल्स होते थे वो जंगलों में मिलने वाली चीजों को ला करके
इंडिया में व्यापारियों को या तो बेच दिया करते थे, या कुछ कम्युनिटीज होती थी जो कि ट्रेडिंग करती थी, जैसे बंजारा कम्युनिटी, वो आती थी ट्राइबल से सामानों को ले लेती थी और दूसरे इलाकों में जाकर उन सामानों को बेचा करती थी। तो ये कम्युनिटीज जो थे ये इंडिया में फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ट्रेडिंग किया करते थे। तो यहां पर यही चीज आपको दिखने को मिल रहा है। वी हैव रिकॉर्ड्स ऑफ आदिवासी कम्युनिटी ट्रेडिंग एलिफेंट्स एंड अदर गुड्स लाइक हाइड, हॉर्न, सिल्क, कोकून, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर, ग्लासेस, गम्स, रेजिन्स थ्रू नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द बंजारा। इनके थ्रू ट्रेडिंग किया करती थी। जो ट्राइबल आदिवासी लोग थे वो बंजारा कम्युनिटी के लोग होते थे। ये लोग जो थे घूम घूम के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग इलाकों में इन सामानों को बेचा करते थे। ठीक है, यहां पर इसके बाद क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो इस प्रकार के ट्रेड को बिल्कुल रेगुलेट कर लिया जाता है। रेगुलेट करने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अब जंगल के सामानों को अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता है। सरकार जिसको परमिट देगी, जिसको परमिशन देगी, जिसको छूट मिलेगा, वही जंगलों के सामानों को खरीदेगा, बेचेगा। अब यहां पर प्रॉब्लम यह था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इस प्रकार के परमिशन सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म को देती थी, यूरोपियन कंपनियों को देती थी कि तुम आओ, तुम यहां पर इस जंगल से सामानों को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, कोई दूसरा कोई नहीं बेच सकता है। समझ गए? अब यहां पर वही चीज ग्रेजिंग और हंटिंग लोकल पीपल द्वारा रिस्ट्रिक्टेड थी। यहां पर बहुत सारे जो पैस्टोरलिस्ट और नोमैडिक कम्युनिटीज थे, ये सब जो थे उनकी लाइवलीहुड चली गई। वो जंगलों में रहा करते थे, खेती किया करते थे, अपनी जीविका चलाते थे, वो सब उनसे छीन लिया गया, उनका परिवार बर्बाद हो गया, उनको जंगलों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ा, रहना पड़ा। उसमें से कुछ कम्युनिटीज को क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाने लगा, क्योंकि ये जबरदस्ती से जंगल में कभी कभी चले जाते थे, उनको पुलिस वाले पकड़ लिया करते थे, तो पूरी कम्युनिटी को ही क्रिमिनल ट्राइब कहा जाने लगा। इसके साथ साथ इनको जबरदस्ती इनको फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लगा दिया गया कि भाई तुम क्या करो, फैक्ट्री में काम करो, तुमको वहां जाकर के नहीं रहना है, जंगल में नहीं जाना है, जंगल में सामानों को नहीं लेना है, इस प्रकार से। और यहां पर माइंस, प्लांटेशन, इन सब चीजों में लगा दिया गया, जहां पर सरकार इनके ऊपर निगरानी रखती थी। मतलब सिंपली बात है कि भाई तुम जंगल में मत रहो, जंगल में मत जाओ, जंगल में काम मत करो, जंगल में मत कमाओ, तुम यहां आओ, यहां फैक्ट्री में काम करो, मजदूरी करो, यहीं पर तुमको रहना है, तुम्हारा घर अब यही है। अब यहां पर देखिए बात है कि यहां पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमने टॉपिक क्या पढ़ा, टाइटल क्या पढ़ा कि लोग नए प्रकार के काम में लग गए, लोग ट्रेड करने लगे, प्रॉफिट कमाने लगे, लेकिन सब लोगों को अच्छा फायदा नहीं हुआ था। कुछ लोग थे जिनको इन फॉरेस्ट रूल्स के आने की वजह से फायदा हो गया था, ट्रेड वगैरह में वो लग गए थे और उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे या फिर बहुत सारे कम्युनिटीज ऐसी थी जिनकी जिंदगी एक प्रकार से बर्बाद होने लगी, उनकी जिंदगी तबाह होने लगी इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बात की गई है इंडिया के झारखंड जो रीजन है उसमें कुछ कम्युनिटीज की, जैसे जो संथाल कम्युनिटी है या फिर ओरांव कम्युनिटी है। इन कम्युनिटी के रहने वाले जो लोग थे, जो मेन मर्द और औरत सबकी बात हो रही है, इन सबको असम में यहां पर ला करके काम करवाया जाता था। असम में जो आपको टी के गार्ड, चाय के बागान थे, चाय के गार्डन थे, वहां पर इनको ला करके काम करवाया जाता था। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो गोंड कम्युनिटी थे, इनके लोगों को वहां पर काम करवाया जाता था टी प्लांटेशन में, और इनका जो वेज होता था, वेतन होता था, वो भी काफी कम रखा जाता था और वर्क का कंडीशन भी काफी कम होता था, काफी खराब होता था, और इनको अपने घर आने का भी परमिशन नहीं होता था, और इनकी जिंदगी जो पहले की जिंदगी थी उसके मुकाबले बहुत ही बदतर स्थिति में पहुंच चुकी थी। तो यहां पर एक प्रकार से हमने देखा कि जब यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए गए तो उसका क्या प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर। यहां पर इसी प्रकार से एक कम्युनिटी की बात की गई है, बैगा कम्युनिटी की, जो कि सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। वो पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद कर दिया गया। उसके बाद उनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा, यह चीज यहां पर आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से रबर एक्सट्रैक्शन के ऊपर जानकारी आपके ऊपर है, जो कि हमने देखा था ना ब्राजील का एग्जांपल, उसके बारे में आप यहां पर पढ़ सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने टॉपिक है टॉपिक नंबर 3।
टॉपिक नंबर 3 क्या है, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। अब यहां पर ये जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, इसमें हम समझने वाले हैं कि इस प्रकार के फॉरेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जब ला दिया गया तो यहां पर उसका रिएक्शन क्या हुआ लोगों का। एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उस एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि लोगों ने किस प्रकार से रिबेल किया, अपोज किया इस फॉरेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन का। यहां पर हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का। मतलब उस समय में बस्तर किंगडम हुआ करता था, आज छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट है बस्तर। उसकी कहानी हम लोग देखने वाले हैं कि वहां पर कैसे लोगों ने रिबेलियन किया था। लेकिन यहां पर आपको यह समझना होगा कि छत्तीसगढ़ का बस्तर सिर्फ एक ऐसा नहीं था इलाका जहां पर लोगों ने रिबेल किया था फॉरेस्ट रूल्स के खिलाफ। इंडिया में बहुत सारे क्षेत्र थे, या फिर वर्ल्ड में भी बहुत सारे कंट्रीज थे, बहुत सारे इलाके थे जहां पर इस प्रकार के कानूनों के खिलाफ रिबेलियन हुआ था। यहां पर यही चीज कहता है कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. The leaders of these movements against the British like Sidhu Kanu in Santhal Pargana, Birsa Munda in Chota Nagpur and Alluri Sitaram Raju of Andhra Pradesh still remembered today in songs and stories. ये सारे कुछ ऐसे नाम यहाँ पर दिए गए हैं जिनको इनके इलाके में आज भी याद रखा जाता है, आज भी इनके बारे में कहानियां और गीत लोगों को सुनाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर अंग्रेजों का विरोध किया था, अंग्रेजों द्वारा लाए गए चेंजेस या फिर उनके द्वारा लाए गए कानूनों की वजह से। आज हम यहां पर इसी प्रकार के एक कहानी की बात करने वाले हैं बस्तर की। 1910 के आसपास यहां पर भी विद्रोह हुआ था, रिबेलियन हुआ था, उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बस्तर है कहां ये हम लोग देख लेते हैं। भाई बस्तर के बारे में मैंने क्या बोला कि बस्तर जो है हमारे भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो थोड़ा सा मैप क्लियर नहीं है, इसको मैं क्या करता हूं दूसरे मैप से दिखा देता हूं। यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे सामने क्या है भाई, हमारा भारत देश है। भारत देश को अगर आप देखें तो यहां पर हमारा है छत्तीसगढ़, ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यहां पर आएंगे तो इस इलाके में आपको है बस्तर, यहां पर है बस्तर, किधर गया, नारायणपुर हो गया, और यहीं पर होगा बस्तर। बस्तर वैसे यहां पर मैं मतलब यहीं पर है, छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में बस्तर है, आपको वो नक्शा मैं दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए ये जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है, इसमें इस इलाके में यहां पर ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट है। तो यहां पर इसी बस्तर की कहानी हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग आइए बस्तर में लोगों के बारे में पहले समझ लेते हैं कि जो बस्तर में रहने वाले लोग थे वो अपना जिंदगी जीते कैसे थे, उनके जीने का स्टाइल क्या था, ये जरा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर वहां के रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहता है बस्तर के बारे में, बस्तर इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन अ प्लेटू। मतलब बस्तर का जो सेंट्रल रीजन है वो प्लेटू एक क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, ठीक है। अब इस बस्तर के नॉर्थ रीजन में है छत्तीसगढ़ का प्लेन और साउथ में है गोदावरी प्लेन। मतलब कि अगर आप लोग बस्तर को देखेंगे, यहां पर ये बस्तर है तो इसके ऊपर के हिस्से में है छत्तीसगढ़ का प्लेन और इसके नीचे के हिस्से में जो प्लेन रीजन है उसको गोदावरी प्लेन बोला जाता है, ठीक है, गोदावरी प्लेन है, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। यहां पर इंद्रावती नदी बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और यहां पर अलग अलग कम्युनिटीज रहते हैं, जैसे कि मारिया कम्युनिटी, मुरिया कम्युनिटी, गोंड कम्युनिटी, धुरवा, भत्रा या फिर हलबा, ये सब कम्युनिटीज यहां पर रहते हैं। इन सब समाज के लोग यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। ये सभी लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन इनके कस्टम्स जो हैं, यानी जो परंपरा वगैरह है, बिलीफ वगैरह है, वो सब एक जैसे हैं। अब यहां पर जो बस्तर के ये लोग हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहा करते हैं, यहां पर इनका मानना यह है कि इनको जो ये जमीन मिला हुआ है ये पृथ्वी ने इन्हें दी है, और ये इस जमीन को इन्होंने पृथ्वी ने इन्हें दी है, इसलिए ये लोग पृथ्वी का ख्याल रखते हैं या फिर उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसके लिए यानी पूजा के रूप में यहां पर ये लोग एग्रीकल्चरल फेस्टिवल मनाते हैं, जहां पर ये पृथ्वी को कुछ ऑफरिंग देते हैं, यानी जो धरती मां है उसको कुछ ऑफरिंग देते हैं, और साथ में अर्थ को ऑफरिंग देने के साथ साथ ये अपने आसपास के जो रिवर हैं उसके इस
स्पिरिट को, उसकी आत्मा को एक तरीके से पूजते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। साथ में फॉरेस्ट को, माउंटेन को भी ये मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। अब यहां पर बात यह है कि इस इलाके में जितने भी गांव हैं, हर गांव का एक सीमा क्षेत्र निर्धारित है कि भाई हमारा गांव यहां तक है, इसके बाद तुम्हारा गांव, उसके बाद अगला गांव। इस प्रकार से हर गांव का सीमा क्षेत्र निर्धारित है कि कहां तक हमारा गांव एग्जिस्ट करता है। इसलिए सभी लोकल लोग जो हैं, सभी उस गांव के रहने वाले लोग जो हैं, अपने गांव की सीमा क्षेत्र के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं, अच्छे से उसको मेंटेन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, किसी गांव के व्यक्ति को दूसरे गांव से कोई सामान लेना है, दूसरे गांव का नेचुरल रिसोर्स उपयोग करना है, तो ये लोग दूसरे गांव के लोगों को एक फीस दिया करते थे, जिसको कि देवसारी बोला जाता या फिर दंड या फिर मान बोला जाता था कि भाई हम तुम्हारे इलाके से कुछ ले रहे हैं, ये लो उसके बदले में फीस। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर ये चीजें चलती थी। यहां पर कुछ गांव ऐसे भी थे जो कि अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करते थे और उसका प्रोटेक्शन करने के लिए वॉचमैन को नियुक्त किया करते थे, और गांव में जितने भी परिवार हुआ करते थे ये मिला करके उस वॉचमैन के खर्चे के लिए अपने घरों से कुछ पेमेंट या फिर कुछ चीजें प्रोवाइड किया करते थे। अब यहां पर हर साल एक बड़ा आयोजन किया जाता था, मीटिंग किया जाता था, जहां पर हर गांव के हेडमैन कलेक्ट होते थे। अब यहां पर हर गांव मतलब कि परगना, कुछ जैसे 10-20 गांवों का क्लस्टर होता था जिसको परगना बोला जाता था। वहां पर परगना के जो जितने भी गांव के हेडमैन थे यानी मुखिया वगैरह हुए, वो कलेक्ट होते थे, हंटिंग करते थे, एक साथ शिकार खेलते थे, और इसके साथ साथ जो उनके बीच में इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न है फॉरेस्ट को लेकर के और भी चीजों को लेकर के, उसको ये लोग यहां पर डिस्कस किया करते थे। तो इस प्रकार से इनका जिंदगी चलता था, इस प्रकार से ये नेचर से जुड़े हुए थे, नेचर का ख्याल रखते थे। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि हम लोग बात अब करते हैं रिबेलियन की, विद्रोह की। ये हुआ क्यों था और कैसे हुआ था, क्या हुआ था। यहां पर क्या होता है, जब यहां पर अंग्रेज जो थे भारत में फॉरेस्ट को रिजर्व कर रहे थे, जंगलों को रिजर्व कर रहे थे कि भाई रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। 3 प्रकार के हमने सुने ना कि 3 प्रकार के फॉरेस्ट बनाए थे, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो बनाया गया उसमें एक तरीके से लोगों का एंट्री बैन था, कोई भी एंटर नहीं कर सकता था। अब यहां जो बस्तर का रीजन था, बस्तर के 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने का डिसीजन लिया गया था सरकार के द्वारा कि जंगल का 2/3 हिस्सा रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जहां पर कोई भी एंटर नहीं कर सकेगा, जहां से कोई भी किसी भी प्रकार का रिसोर्स नहीं ले सकेगा। और यहां पर यह काम किया गया था कब, 1905 में। साथ साथ सरकार ने यह भी ऑर्डर दिया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होगा, कोई भी हंटिंग नहीं होगा, कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्शन नहीं होगा। ये सब चीजें सुन करके जो बस्तर में रहने वाले लोग थे वो काफी परेशान हो चुके थे। क्यों परेशान हो चुके थे भाई? क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी को चलाने के लिए फॉरेस्ट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। इनके जिंदगी में रोजाना की चीजों में ज्यादातर चीजें कहां से आती थी? फॉरेस्ट से आती थी। अब यहां पर क्या हुआ कि कुछ गांवों को ऐसा परमिशन दिया गया कि हाँ भाई ठीक है, तुम फॉरेस्ट में रहो, फॉरेस्ट में तुम रह करके अपना एक तरीके से जो जीवन यापन करना है, जो भी जरूरत है तुम वो करो। लेकिन कंडीशन क्या लगाया गया कि तुम सरकार के लिए फ्री में काम करोगे और फ्री में काम करके पेड़ों की कटाई करोगे, पेड़ों को टांग करके ट्रांसपोर्ट करोगे और जंगलों को प्रोटेक्ट करोगे कि वहां पर आग वगैरह ना लगे। इन फॉरेस्ट को कहा गया फॉरेस्ट विलेजेस, सॉरी इन विलेजेस को कहा गया फॉरेस्ट विलेजेस। बाकी के जितने भी गांव थे उन गांवों को सीधे ये ऑर्डर दे दिया गया कि भैया तुम लोग जाओ, जंगल को छोड़ करके बाहर कहीं और जाकर के बस जाओ, जंगल में तुम्हारी एंट्री अलाउड नहीं है, तुमको परमिशन नहीं है। और यहां पर किसी भी प्रकार का ना तो इनको नोटिस दिया गया, ना ही कंपनसेशन दिया गया। बहुत लंबे समय तक जो थे वो विलेजर्स जो थे इन जंगलों में रहने वाले, वो बहुत ही परेशान थे, बहुत लंबे समय से परेशान थे अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि यहां पर इनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया था और भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, और हमेशा सरकार इनसे बोलती थी कि भाई फ्री में काम करो, फ्री में लेबर का काम करो, और इनसे बहुत ज्यादा घूस वगैरह भी मांगा जाता था। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर बस्तर में जिस समय में
इस प्रकार के रिजर्वेशन की बात होती है, जंगलों को रिजर्व करने की बात होती है, उसी के आसपास में यहां पर सूखे आए थे। बहुत टेरिबल फेमिन आया था, बहुत खतरनाक सूखा आया था। एक आया था 1899 1900 में और दूसरी बार आया 1907 1908 में। और जब यहां पर रिजर्वेशन की घोषणा की गई सरकार के द्वारा कि बस्तर के 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व किया जाएगा, तो लोग जो थे वो एक प्रकार से आग बबूला हो गए अंग्रेजों के खिलाफ कि ये क्या चल रहा है भाई, इतना टैक्स लेते हो, फ्री में काम करवाते हो, हमसे तुम लोग खाना वगैरह पैसा वगैरह सब लेते हो, ऊपर से बोलते हो कि अब हम लोग को जंगल में एंट्री भी नहीं मिलेगा, ये तो नहीं चलेगा। इस बात को लेकर लोग जो थे काफी ज्यादा नाराज हो गए, काफी गुस्सा हो गए। लोग जो थे इस इशू को, इस टॉपिक को विलेज काउंसिल में डिस्कस करने लगे, आपस में डिस्कशन करने लगे, सारे बाजारों में यही मुद्दा चलने लगा, सारे फेस्टिवलों में लोग यही बात करने लगे। और जहां पर भी गांव के मुखिया या सरपंच या फिर प्रीस्ट आपस में मिलते थे, कहीं पर भी अगर परगना का मीटिंग होता था, अलग अलग विलेजेस के लोग मिलते थे, तो ये सब यही चीजों को डिस्कस किया करते थे कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर लोग जो थे उनके बीच में एक प्रकार से आग उबलने लगता है, लोग सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और यहां पर सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत की जाती है कांगेड़ फॉरेस्ट के धूरवा कम्युनिटी के द्वारा। कारण क्या था, क्योंकि कांगेड़ फॉरेस्ट में ही सबसे पहले यहां पर रिजर्वेशन का काम किया गया था, फॉरेस्ट को रिजर्व करने का डिसीजन लिया गया था। इसके बाद यहां पर धीरे धीरे क्या होता है, ये आग दूसरे इलाकों में भी फैलने लगती है। अब यहां पर ये जो विद्रोह किया गया था, इसके लिए ऐसा नहीं था कि कोई एक लीडर था, लेकिन एक नाम, एक व्यक्ति बहुत ही पॉपुलर था उस समय में। नाम ये आपको सुनने को मिलेगा गुंडा धूर। ठीक है, अब ये व्यक्ति रियलिटी में है या नहीं है, ये चीज क्लियरली बताया नहीं है, लेकिन सिंपली यहां पर यह कहा गया है कि इस नाम से एक लीडर था जो कि आंदोलन को लीड कर रहा था। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो लोग थे वो एक प्रकार से इस आंदोलन में धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, शामिल होने लगते हैं। और ये गुंडाधुर का गांव भी बताया गया है, निथनार गांव है जहां से ये व्यक्ति आया था। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जब आंदोलन की शुरुआत होती है तो लोगों के बीच में 1910 में मैंगो बाउस बांटे जाने लगते हैं। साथ में मिट्टी, लंप ऑफ अर्थ, मतलब कि मिट्टी इतना या उतना कितना भी साइज का मिट्टी, साथ में मिर्च और साथ में एरोज लोगों के बीच में बांटे जाने लगते हैं, हर गांव पहुंचाए जाने लगते हैं। क्या क्या, आम का लकड़ी, मिट्टी या फिर पृथ्वी, मिर्च और साथ में एरो। ये सब क्यों बांटे जा रहे थे, ये सब एक प्रकार से लोगों को सिग्नल किया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि अब आंदोलन का समय आ चुका है, विरोध या फिर झगड़े का, युद्ध करने का समय आ चुका है। इसलिए लोगों को असेंबल करने के लिए यह सिग्नल के रूप में या फिर इंफॉर्मेशन के रूप में बांटा जा रहा था। ठीक है, अब यहां पर हर एक गांव से कुछ ना कुछ लोग जो थे वो इस आंदोलन में शामिल हुए। उनके खर्चे में भी लोगों ने सहयोग किया कि जो भी आंदोलन में लोग लगेंगे, उनको जो भी खर्चा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसको लोगों ने सपोर्ट किया। और जब आंदोलन की शुरुआत होती है तो जितने भी बाजार थे उनको लूटा जाने लगता है, जितने भी ऑफिशियल्स थे उनके घरों को जलाया जाने लगता है, लूटा जाने लगता है। इसके साथ ही यहां पर ट्रेडर्स, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, इन सब को या तो लूटा जाता है या फिर आग लगा दिया जाता है। मतलब सिंपली यहां पर बात यह है कि जो भी यहां पर सरकार से जुड़ा हुआ ऑफिस था या फिर किसी भी व्यक्ति का घर था, उन सब के ऊपर अटैक होता है, उनके घरों को लूट लिया जाता है, उनमें जो भी अनाज रखे जाते हैं उनको लूट लिया जाता है और यहां पर उनको जला भी दिया जाता है। ठीक, समझ गए। अब यहां पर एक व्यक्ति थे विलियम वार्ड्स, जो कि एक मिशनरी थे, जो कि इन चीजों को देख रहे थे। वहां पर ये कह रहे थे कि सभी तरफ से लोग जो हैं वो जगदलपुर में आ रहे हैं, सभी लोग जिनके ऊपर अटैक हो रहा है वो भाग करके जगदलपुर में आ रहे हैं। जगदलपुर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहां का सेंटर है, मेन हब है। ठीक है, तो वहां पर सभी लोग आ रहे थे क्योंकि उन सभी के ऊपर अटैक हो रहा था, हमला हो रहा था। अब यहां पर उस समय के लोगों का थोड़ा इंफॉर्मेशन है कि क्या सिचुएशन था, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपके काम आएगा, आपको समझने में चीजें आसानी होगी। यहां पर क्या होता है कि जब इस प्रकार से रिबेलियन होने लगता है, विद्रोह होने लगता है, तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती है, इस रिबेलियन को सप्रेस करने का डिसीजन लेती है।
तो यहां पर ये लोग क्या करते हैं, सेना भेजने लगते हैं, पुलिस भेजने लगते हैं, और यहां पर जो आदिवासी लीडर थे वो सब सोचते हैं कि भाई चलो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, शांति से मामला को निपटा देते हैं। लेकिन जब अंग्रेज वहां पर पहुंचते हैं तो वो किसी भी प्रकार के नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं होते। वो सीधे से लोगों के कैंप्स को घेर लेते हैं, उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं, और हर एक गांव में जा जा करके जो भी लोग आंदोलन में शामिल थे सबको फ्लॉग किया जाता है, सबको पनिश किया जाता है। फ्लॉग करने का मतलब पब्लिकली पनिश करना या फिर किसी को पब्लिकली कोड़े मारना, पीटना, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद क्या होता है, ज्यादातर गांव में लोग जो हैं वो अपने गांव को छोड़ करके जंगलों में भाग जाते हैं। करीब 3 महीने का समय लगता है ब्रिटिशर्स को वापस से पूरे इलाके पर कब्जा करने में, पूरे इलाके पर कंट्रोल स्थापित करने में, लेकिन वो कभी भी गुंडाधूर को नहीं पकड़ने पाते हैं, कैप्चर नहीं करने पाते हैं, और अंत में सरकार को हार माननी पड़ती है। और यहां पर जो रिजर्वेशन का काम था वो उस समय के लिए रोक दिया जाता है, और बाद में जब रिजर्वेशन किया भी जाता है तो जितने इलाके पर पहले से प्लान था उसके आधे इलाके पर रिजर्वेशन किया जाता है। मतलब कि 2/3 पर रिजर्वेशन करना था, करीब 65% पर, तो उसका आधा इलाके पर रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है कि द स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड हियर। मतलब कि जंगल और बस्तर के लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि आजादी के बाद भी यहां पर जो सरकार है वो इसी प्रकार के डिसीजन ले रही थी। जैसे एग्जांपल में बताता है कि यहां पर 1970s में वर्ल्ड बैंक ये प्रपोज करता है कि यहां के 46 हेक्टेयर लैंड में जो जंगल हैं उन जंगलों को काट दो, साफ कर दो, और वहां पर क्या करो, ट्रॉपिकल पाइन लगा दो, जिसकी लकड़ियों का इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री करेगी, पेपर बनाने के लिए करेगी। लेकिन यहां के लोग फिर से विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, और फिर इस डिसीजन को सरकार के द्वारा रोका जाता है, खत्म किया जाता है। तो इंडिया की हमने कहानी पढ़ ली कि इंडिया में किस प्रकार से फॉरेस्ट को मैनेज किया गया, मतलब कि इंडिया में किस प्रकार से लोगों ने उसका विरोध किया सरकार के डिसीजन का। अब इंडिया से बाहर चलते हैं, हम एक दूसरे देश की बात करते हैं, इंडोनेशिया की। वहां पर किस प्रकार से फॉरेस्ट को मैनेज किया जा रहा था, या फिर लोगों ने उस प्रकार से किस प्रकार से उसको लिया। अब यहां पर टॉपिक हमारे सामने क्या है, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा की हम लोग बात करने वाले हैं। जावा क्या है भाई, एक आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया देश में पड़ता है। तो जरा सा हम लोग इस आइलैंड की बात कर लेते हैं। तो यहां पर है हमारा भारत देश, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर है इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया में ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है जावा। इसी आइलैंड की हम कहानी यहां पर पढ़ रहे हैं, बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर है इंडोनेशिया, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। यहां पर आपको कौन सा देश है, यहां पर सिंगापुर हो, मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, और ये हमारा है मलेशिया, ठीक है। तो यहां पर इंडोनेशिया के एक आइलैंड जिसका नाम है जावा, जो कि यहां पर है, ये आइलैंड है, इसकी बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। यहां पर भी किसी कॉलोनियल सरकार का शासन था। जैसे भारत के ऊपर ब्रिटिशर शासन कर रहे थे, उसी प्रकार से यहां पर जो ये जावा आइलैंड है, यहां पर डच का शासन था, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर डच का शासन था। आज के समय में जावा आप देखेंगे तो जावा एक राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है, जहां पर बहुत बड़े इलाके पर खेती होती है, आइलैंड के ज्यादातर हिस्से पर खेती होती है। लेकिन आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले जावा के ज्यादातर हिस्सों में जंगल हुआ करता था, और यहां पर खेती बहुत ही कम हुआ करती थी। वैसे ही जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन था, वैसे जावा के ऊपर डच का शासन था, ठीक है, डचों का शासन था। और यहां पर क्या होता है, जिस प्रकार से इंडिया में डिसीजन लिए गए, उसी प्रकार से वहां पर भी डचों के द्वारा डिसीजन लिए गए थे। तो इसकी कहानी जरा सा हम लोग देखते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कहता है कि देयर वेयर मैनी सिमिलरिटीज इन द लॉज फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया। जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप। वही बात है भैया, यहां पे अंग्रेजों को लकड़ी चाहिए था शिप बनाने के लिए, वहां पर डच लोगों को शिप बनाने के लिए लकड़ी चाहिए था, सेम कहानी है। यहां पर 1600 में
जावा का पॉपुलेशन कितना था? 3.4 मिलियन, यानी 34 लाख की आबादी थी। और वहां पर बहुत सारे गांव हुआ करते थे फर्टाइल प्लेन के रीजन में, जहां पर कि जो लोग खेती किया करते थे। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर जंगल होता था और वहां पर बहुत सारे आपको कम्युनिटीज रहते थे जो कि जंगलों से जुड़े हुए थे। जंगलों में या तो रहते थे, उनके ऊपर अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, खेती करते थे, वहीं पर जंगलों से जुड़ा हुआ उनका जिंदगी चलता था। अब यहां पर एक इसी प्रकार के कम्युनिटी की हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है कलांग कम्युनिटी। टाइटल क्या है? द वुड कटर्स ऑफ जावा। तो यहां पर जावा में एक कम्युनिटी होती थी, कलंग कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी मोस्टली पॉपुलर थी वुड कटिंग के लिए, यानी पेड़ों को काटने के लिए, वहां से टिम्बर निकालने के लिए। तो ये कम्युनिटी जो थी ये बहुत ही अच्छे से स्किल्ड थी फॉरेस्ट कटर के रूप में, मतलब जंगलों को काटना, उनसे वुड निकालने में बहुत अच्छी मानी जाती थी। ये इतने वैल्यूएबल थी, ये इतने अच्छे स्किल्ड थे कि जब 1755 में जावा के किंगडम, जावा की सरकार जो थी, जावा की वहां के जो राज परिवार था, उसका जब डिवीजन होता है, दो टुकड़ों में बढ़ती है, तो जो 6000 कलांग फैमिलीज थे उनको बराबर बराबर मात्रा में दोनों परिवारों में, दोनों सरकारों में बांट दिया जाता है। क्योंकि इनके बिना जंगलों को काटना, टीक को हार्वेस्ट करना और राजा के महल को बनाना या फिर किसी भी प्रकार के बिल्डिंग को बनाना पॉसिबल नहीं था। ये इतने अच्छे थे, समझ गए। जब यहां पर डच आते हैं, डचों का कंट्रोल हो जाता है 18th सेंचुरी में, तो वो भी कलांग कम्युनिटी को अपने लिए काम करने के लिए फोर्स करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, 1770 में यहां पर कलांग कम्युनिटी जो है वो विरोध कर देती है और वो डचों के एक फोर्ट, ज्वाना फोर्ट को अटैक कर देती है। लेकिन यहां पर इस विद्रोह को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। फिर आगे जाकर के इनको डचों के लिए ही काम करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर फिर से आ गया टॉपिक क्या भाई, डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, टॉपिक नंबर 4.2। जिस प्रकार से इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हो रही थी, उसी प्रकार से यहां पर डच भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई, 19th सेंचुरी में जब यहां पर यह जरूरी हो गया कि भाई हम लोगों को क्या चाहिए, वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो यहां पर क्या होता है, डच जो होते हैं वो जावा में फॉरेस्ट लॉ बना देते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किया था। विलेजर्स को फॉरेस्ट में आने से रोक देते हैं और साथ में यहां पर जो वुड है उसको भी कटाई रोक देते हैं कि भाई कोई गांव का व्यक्ति, लोकल व्यक्ति पेड़ों को नहीं काट सकता है। और काटेगा कौन, तो सरकार काटेगी, क्योंकि उसको शिप बनाना है और भी दूसरे काम है। मतलब यहां पर यही चीज है कि वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस लाइक मेकिंग रिवर बोट्स और कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज एंड ओनली फॉर फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन। वही बात है जैसे इंडिया में रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट बना दिया गया, उसी प्रकार से यहां पर कर दिया गया कि आपको अपनी जरूरत के लिए कोई अगर लकड़ी चाहिए, फॉरेस्ट से, जंगल से लकड़ी काटना है, तो कुछ खास इलाके से आप काट सकते हैं और वहां पर भी आपके ऊपर निगरानी रखा जाएगा कि आप कितने पेड़ काट रहे हैं, कितनी लकड़ियां काट रहे हैं। समझ गए। अब यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर, या फिर कोई भी गांव का व्यक्ति अपने जानवरों को जाकर के चराने की कोशिश करता था जंगलों में, तो उसको एक प्रकार से पनिश किया जाता था और साथ में वुड को ट्रांसपोर्ट करना बिना परमिट के। मतलब वही बात है, सिंपल सी बात, कि जैसे यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उसी प्रकार से ब्रिटिशर्स ने यहां पर, डचों ने यहां पर, यानी कि जावा में भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। कहता है कि एज इन इंडिया द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट सर्विस इन 1882 2,18,000 स्लीपर्स वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन। वही बात है भैया, जो इंडिया में हुआ वही हुआ। उन लोगों को भी क्या चाहिए था, वुड चाहिए था ताकि स्लीपर बना सके, ताकि शिप बना सके। उसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट लॉज ला दिए। फॉरेस्ट लॉज में जो सरकार है वही लकड़ियां काटेगी। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वहां पर भी लागू कर दी गई कि भाई सरकार जो है प्लानिंग करेगी कितना पेड़ काटना है, नहीं काटना है। बाहर के लोगों को, यानी कि लोकल लोगों को जंगलों में एंट्री बैन कर दिया गया। लोकल व्यक्ति जाकर के पेड़ नहीं काटेगा, जानवर नहीं चराएगा, कुछ भी वहां से नहीं लेगा। अगर लेना है तो कुछ खास इलाके से लेगा और लिमिटेड नंबर में लेगा। इस प्रकार के नियम कानून यहां पर लगा दिए गए थे।
तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर प्रॉब्लम यह था डचों के सामने कि जब डच लोग यहां पर आ गए, यहां पर फॉरेस्ट में अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, वहां पर उन्होंने फॉरेस्ट रूल भी बना दिए, तो उनको अब क्या करना था, पेड़ काटने थे, पेड़ काट करके उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना था शिप वगैरह बनाने के लिए। तो यहां पर उनके सामने प्रॉब्लम था कि उनके लिए काम करने वाला कोई नहीं था। तो डचों ने क्या किया, यहां पर जो लोग खेती करते थे जमीन के ऊपर उन्होंने रेंट लगा दिए, रेंट लगा दिया कि भैया तुम खेती कर रहे हो अपना जमीन पर ना, हमको टैक्स दो, हमको रेंट दो, रेंट लगा दिया, ठीक है भैया रेंट लगा दिया। अब यहां पर रेंट को थोड़ा ज्यादा रखा, इतना ज्यादा रखा कि लोग उसको चुका नहीं पाते थे। समझ गए? ऐसा क्यों रखा? ऐसा इसलिए रखा क्योंकि इन्होंने कहा कि देखो भाई, कुछ गांवों को ऐसा कर दिया, बोला कि देखो तुम्हारा गांव है ना, तुमसे हम लोग रेंट नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, बदले में तुम क्या करो, मेरे लिए चलो पेड़ काटो और पेड़ काट करके उसको ट्रांसपोर्ट करो, मतलब फ्री में काम करोगे तो तुमसे हम टैक्स नहीं लेंगे, तुमसे हम पैसा नहीं लेंगे। समझ गए? तो यही बात है, इस प्रकार से फ्री लेबर करो, अपने बफेलोज का यूज करके कट करो, ट्रांसपोर्ट करो वुड को, टिम्बर को। और यहां पर इस सिस्टम को कहा गया ब्लैंडोंग डाइस्टन सिस्टम, बड़ा अजीब नाम लिखा हुआ है, देख लेना क्या नाम है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इस प्रकार से लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाने लगा। बाद में यहां पर ये लोग थोड़ा मोड़ा वेतन भी देने लगे, लेकिन ये जो वेतन देते थे ये वेतन भी बहुत ही कम होता था। मतलब सीधा सीधा कहानी है कि भाई ब्रिटिशर्स आए, इंडिया में जो कानून वगैरह लागू किया वही काम डच जाकर के जावा में कर रहे थे, वहां पर वही नियम कानून लागू कर रहे थे। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर भी विद्रोह होता है जैसे इंडिया में होता है। यहां पर टॉपिक है 4.3 सामिन्स चैलेंज। एक व्यक्ति है सोरिंतिको सामिन, ठीक है। इसकी बात हम लोग करते हैं 1890 के आसपास। ये जो व्यक्ति है ये एक फॉरेस्ट विलेज में रहता है। ये एक तरीके से सवाल उठाना शुरू करता है कि भाई देखो यहां पर सरकार जंगल की मालिक कैसे हो गई भैया, सरकार कैसे मालिक हो गया जंगल का? ना तो हवा सरकार बनाया, ना तो सरकार ने जंगल बनाया, ना तो सरकार ने पानी बनाया, ना तो सरकार ने लकड़ी बनाया। कुछ जब सरकार ने बनाया ही नहीं तो सरकार इन चीजों की मालिक कैसे हो गई? तो यहां पर इसकी बात जब लोगों तक पहुंचती है तो धीरे धीरे लोग इससे प्रेरित होने लगते हैं और एक बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार हो जाता है। और यहां पर इस मूवमेंट को बड़ा करने में सामिन के सन इन लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। और 1907 आते आते करीब 3000 परिवार ऐसे थे जो कि इसकी बातों को मानने लगते हैं, इसकी आइडियाज को मानने लगते हैं। ये लोग जो थे, ये इसके फॉलोअर्स जो थे, वो एक तरीके से डच लोगों को सर्वे करने से रोकते थे। ये लोग जमीन पर सो जाते थे, सर्वे करने से रोकते थे। वहीं दूसरे इनके फॉलोअर जो थे वो टैक्स, फाइन या फिर लेबर करने से रोक दिया कर देते थे, मना कर देते थे कि भाई टैक्स नहीं देंगे, फाइन नहीं देंगे, तुम्हारे लिए फ्री में काम नहीं करेंगे, इस प्रकार की चीजें कर दिया करते थे। तो यहां पर ये सामिन के द्वारा यहां पर विद्रोह करने की कोशिश की गई थी। लोगों ने इसका अपोज भी किया था, समझ गए, इसकी बातों को मानकर अपोज भी किया था, ठीक है। जावा की एक व्यक्ति की बात है, वो आप चाहें तो एक ऑफिशियल की देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जावा आइलैंड, वो तो मैंने आपको दिखा दिया कहां पर है जावा, ये चीज आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद टॉपिक है वार एंड डिफॉरेस्टेशन। यहां पर क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो यहां पर फॉरेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जावा के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था। कैसे? देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इंडिया में, उस समय में इंडिया में या फिर जावा में जो जंगल थे उनमें जो एक प्लान बना करके सरकारों ने रखा था, ब्रिटिश सरकार या फिर डच सरकारों ने जो प्लान बना करके रखा था, उस प्लान को छोड़ दिया गया। बोला कि भैया प्लान जाए भाड़ में, अभी सारा पेड़ काटो, जितना जरूरत है उतना पेड़ काटो। क्यों? क्योंकि भाई युद्ध चल रहा है, युद्ध में हम लोगों को बहुत ज्यादा लकड़ी चाहिए, बहुत ज्यादा सामान चाहिए। तो यहां पर यही चीज कहता है कि इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वेयर अबैंडन्ड एट दिस टाइम एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वार डिमांड्स। ब्रिटिश युद्ध की जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर पेड़ों को काटा जाने लगा। सारे प्लान्स को छोड़ दिया गया, सब चीज हटा दिया गया और सिर्फ किस चीज पर फोकस किया गया कि भाई युद्ध जीतने के लिए जितना पेड़ चाहिए, जितना लकड़ी चाहिए, सारा काट लो। इस प्रकार की चीजें यहां पर किया जाने लगा। अब यहां पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जावा के ऊपर कब्जा हो जाता है जापानीज लोगों का।
यानी जो जापानी सेना थी वो जावा के ऊपर आकर के कब्जा कर लेती है। तो जरा सा हम लोग नक्शा देख लेते हैं कि जापानी सेना कितने इलाकों पर कब्जा करने पाई थी। तो ये जो लाल रंग में इलाके देख रहे हैं ना, इन सब इलाकों पर किसका कब्जा था? जापान की सेना का कब्जा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो थाईलैंड, बर्मा, देखिए इंडिया के बॉर्डर तक जापान की सेना पहुंच गई थी। इंडिया के असम के आसपास के इलाकों तक, यहां पर नागालैंड, मेघालय वगैरह के आसपास के इलाकों तक जापान की सेना का कब्जा हो चुका था, पहुंच गई थी। इसी प्रकार से आप नीचे जाएंगे तो पूरे के पूरे इंडोनेशिया पर जापान की सेना का कब्जा हो चुका था। यहां पर इसी में आता है जावा आइलैंड। जावा आइलैंड के ऊपर भी जापान का सेना का कब्जा हो चुका था। तो हमने क्या देखा कि जापान की सेना के आने से पहले कौन था यहां पर? कौन सरकार चला रहा था? डच लोग सरकार चला रहे थे। डच लोगों को यह जब लगने लगा कि भाई जापान की सेना यहां पर कब्जा कर लेगी, पूरे जावा आइलैंड पर जापान की सेना का कब्जा हो जाएगा, तो डच की सरकार ने क्या किया? वहां पर जितनी भी लकड़ियां रखी गई थी, जितने भी लकड़ियों को काट करके रखा गया था, जो भी चीजें काम की थी, उन सबको खत्म कर दिया, जला करके राख कर दिया। अब यहां पर इस चीज के लिए एक वर्ड यहां पर यूज किया गया है। इस वर्ड को यूज किया गया है स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। किधर गया? हां, यहां पर देखिए, ये वाला स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। ये क्या होता है? ये एक तरीके से पॉलिसी होता है, एक सिस्टम है जिसमें कि जब कोई भी सेना कोई भी इलाके में युद्ध हारने लगती है तो उस इलाके को वो सेना बर्बाद कर देती है। क्यों बर्बाद करती है? कि जब दूसरी सेना यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर उनके काम का कुछ नहीं होगा। तो डच लोगों ने यही किया कि जब जावा आइलैंड पर लगा कि जापानीज सेना का कब्जा हो जाएगा, तो डच लोगों ने जितनी काम की चीज थी सबको आग लगा दिया, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया कि जापानी लोग यहां आएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पर क्या होता है? ये लोग सारे सॉ मिल्स को बर्बाद कर देते हैं, साथ में जितने भी पाइल्स रखे थे टीक लॉग्स के, उन सबको जला देते हैं, सब चीज जला देते हैं, जो भी लगा उनको कि जापानीज लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसको जला देते हैं। फिर जब जापानीज लोग यहां पर पहुंचते हैं तो उनको कटा हुआ लकड़ी नहीं मिलता है, सॉ मिल नहीं मिलता है, तो जापानीज लोग क्या करते हैं, जावा में रहने वाले लोगों को फोर्स करते हैं और उनसे जावा के जंगल कटवाना शुरू करते हैं। जावा के जंगल बहुत बड़े स्तर पर कटवाते हैं और वहां पर उनको वो लोग यूज करते हैं अपने शिप बिल्डिंग वगैरह में। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर जो जापानीज होते हैं वो उनकी वजह से फिर बहुत बड़े स्तर पर जंगल काटे जाते हैं जावा में, क्योंकि जापानीज लोगों को उसकी जरूरत थी। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे विलेजर्स जो थे, गांव के लोग जो थे, वो भी इस सिचुएशन का फायदा उठा लेते हैं। उनको लगता है यार जंगल कट रहा है, चलो जंगल काटो। जंगल को वो लोग काट करके उसमें खेती करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है यार अच्छा मौका है, पहले हम 1 एकड़ में खेती करते थे, अब जंगल काट के हम 10 एकड़ में खेती करेंगे। तो वो लोग क्या करने लगते हैं? जंगलों को काट करके उस इलाके में कल्टीवेशन करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं। जब यहां पर युद्ध खत्म होता है और यहां पर सरकार फिर से बनती है, इंडोनेशिया की सरकार बनती है, तो इंडोनेशिया की जो फॉरेस्ट सर्विस होती है वो इस जमीन को वापस से कब्जा नहीं करने पाती है। जिस इलाके से जंगल साफ कर दिए गए उसको दोबारा से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब्जा नहीं करने पाता है, उसको लेने नहीं पाता है, क्योंकि वहां पर लोग जो थे वो खेती करने लगे थे। और इस प्रकार से यहां पर बहुत बड़े इलाके में जावा के जंगल साफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो इलाका, जो जावा पहले पूरी तरीके से जंगल से भरा हुआ था, आज उस इलाके में क्या होता है? खेती होती है। पूरा इलाका, पूरे जावा पर से जंगल को साफ कर दिया गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहां पर इंडिया में भी हुआ था। इंडिया में भी लोग जो थे खेती को बढ़ाने के लिए बड़े इलाके पर जंगल को साफ कर रहे थे। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इसका विरोध भी करता था और इस बात को लेकर दोनों में कन्फ्लिक्ट भी होते थे। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे यहां पर टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर 4.5, न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। यानी कि अब यहां पर फॉरेस्ट्री में नए चेंजेस आए हैं, नए सुधार आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं?
तो भाई हमने अभी तक क्या देखा कि जो इंडिया में सरकार चल रही थी या फिर जावा में सरकार चल रही थी, वहां पर सरकार और जनता यानी गांव के लोग और सरकार के बीच में एक प्रकार का टकराव था। सरकार गांव के लोगों को जंगल से बाहर रखना चाहती थी और गांव के लोग जो थे वो सरकार के डिसीजन से खुश नहीं थे, उनके तरीके से खुश नहीं थे। तो यहां पर क्या होता है, 1980s के बाद यहां पर एशिया में, अफ्रीका में सरकारें इस बात को समझ जाती हैं कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो कम्युनिटीज हैं, उनके सपोर्ट से ही हम लोग जंगल को बचा सकते हैं। उनको जंगल से अलग रख करके जंगल का प्रोटेक्शन हम लोग नहीं करने पाएंगे। इसलिए यहां पर ये जो कम्युनिटीज हैं, इनको साथ लेकर के चलना सही है। इनसे टकराव करके, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिटीज हमें जंगल बचाने में बहुत ही मदद कर सकती हैं। तो यहां पर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेती है कि अपने जंगल के प्रोटेक्शन के टारगेट को पूरा करने के लिए जंगलों के आसपास में रहने वाले लोगों को इनको इन्वॉल्व करना, इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। जैसे इंडिया में ही बात करें तो बहुत सारे इलाकों में, जैसे मिजोरम से केरला के बीच में जो बहुत सारे घने जंगल वाले इलाके हैं, मतलब जहां जहां भी घना जंगल है, जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत घना जंगल है और आपको केरल में बहुत घना जंगल मिलेगा और भी राज्यों में बहुत घना जंगल मिलेगा, तो वहां पर गांव में रहने वाले लोगों ने ही जंगलों को बचाया है। आज अगर उस इलाके में जंगल हम देखने पा रहे हैं तो जंगल इसलिए है क्योंकि उस इलाके में रहने वाले लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर जंगलों को बचाया है। जैसे यहां पर बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, जैसे कि यहां पर आपको सरना या फिर देवरकुंड या फिर कर्ण राय, ये सब हैं। यहां पर बहुत सारे गांव जो है अपने जंगलों में पेट्रोलिंग देते हैं कि किसी भी प्रकार से जंगलों में कोई गड़बड़ ना हो, और यहां पर हर एक गांव के परिवार जो हैं वो बारी बारी से फॉरेस्ट गार्ड के रूप में काम करते हैं या फिर जो सरकारी फॉरेस्ट गार्ड है उनके साथ मिलकर के उनका मदद करते हैं। तो यहां पर सरकार के अलावा ये लोग भी बढ़ चढ़कर जंगल को बचाने का काम करते हैं, और इस वजह से लोकल कम्युनिटीज की वजह से जो उस इलाके में रहने वाले जानवर हैं या फिर जंगल है उस इलाके में, वो बचने पाया है। तो सरकार ने भी इस बात को समझा और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबने इस बात को समझा और सबने लोकल कम्युनिटीज का अब हेल्प लेना शुरू कर दिया है, उनके साथ मिलकर के जंगलों को बचाना शुरू कर दिया है। तो यहां पर यही चीज कहता है कि लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आज दूसरे तरीके से फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, जंगलों को बचाने की जब बात करते हैं तो दूसरे तरीके से उसके बारे में सोचा जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और यहां पर डच कॉलोनियल रूल का जो लॉग यार्ड है रेमबाग में, ये आपको वहीं जावा का है, जहां पर लॉग्स देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर लकड़ी के पाइल्स यहां पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।